नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है खबरों के खिलाड़ी के इस एक और नए एपिसोड में। इस हफ्ते में बहुत कुछ घटा है। नई संसद का इनॉग्रेशन होने वाला है, उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सरकार ने अपने कामकाज के 9 साल पूरे कर लिए हैं। विपक्ष सरकार से 9 साल पे 9 सवाल पूछ रहा है और सरकार अपनी 9 कामयाबियां उनको गिना रही है। इसके साथ साथ और भी तमाम घटनाक्रम हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं खास मेहमानों का। हमारे साथ अदिति अनंत नारायणन है, स्वागत है आपका अदिति। हमारे साथ कात्यायनी जी हैं, स्वागत है आपका कात्यायनी जी। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कई सालों से पार्लियामेंट कवर करते आए हैं। पुरानी संसद भी देखी और नई संसद भी देखने का सौभाग्य शायद मिलने वाला है। प्रेम कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम कुमार जी। हर्षवर्धन जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर्षवर्धन जी। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला के हमारे सबसे वरिष्ठ साथी और ये भी पुराने खबरों के खिलाड़ी हैं और खासकर संसदीय कवरेज के तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। इन तमाम लोगों से सीखने को मिलता है। प्रवीण तिवारी, डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल, क्योंकि मामला नई संसद की चहलकदमी से लेकर शुरू हो रहा है, मैं अदिति से शुरू करता हूँ, लेडीज़ फर्स्ट। सेंगुल शब्द आपने कब सुना था लास्ट? होम मिनिस्टर ने बोला था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हमने सुना था। पर गवर्नमेंट का जो एम था, क्लियरली था कि कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न कर दें, क्योंकि इतना प्रेशर बन रहा था। 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड करा कि वो बॉयकॉट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनफैक्ट इसी बारे में मैं कल एक बहुत वरिष्ठ नेता जो भाजपा के हैं उनसे बात कर रही थी कि इतने दौरान पिछले 4 साल से जब ये सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन हो रहा है, क्यों इसकी बात नहीं हुई? सडनली कहाँ से याद आ गया कि आप लोगों को अभी एस्टैब्लिश कर रहे हैं पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में इनॉग्रेशन के टाइम पे सेंगुल लगा रहे हैं। उसका एक कनेक्शन पूर्व प्रधानमंत्री के साथ है। कांग्रेस ने डिसरिस्पेक्ट करा टुवर्ड्स सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये सडनली कहां से याद आ गया? सो कहीं ना कहीं वो एक लगूना था जो आई थिंक बीजेपी को रियलाइज हुआ है कि लास्ट मिनट में टेबल्स टर्न करने के लिए किस तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करा जाए। बट पॉलिटिकल गेम, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल गेम, क्योंकि चर्चा में ये पहले नहीं आया। परंपरा, राजदंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी परफेक्ट है हर चीज को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ने के लिए। सो इसमें उन लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज लगाई है। पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि पिछले 5 साल में जब से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था, आपने इसके बारे में क्यों बात नहीं करी? पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन जब वहां पे फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था, जब प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे थे, हरदीप सिंह पुरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वहां पर थे, इस बारे में उस टाइम पे क्यों बात नहीं हुई? ये एक क्वेश्चन है। छुपा के रखा गया और स्ट्रेटेजी का पार्ट हो। हाँ, देखिए ना, कब से छुपा के रखा था वो नेहरू ने इसको छुपा के ही रखा था। जब उनको मिला, जब ट्रांसफर पावर का हुआ और नेहरू को ये दिया गया राजदंड, धर्मदंड जो भी कहिए इसको, वो दिया गया, तो इतने सालों से वो छुपा कर ही तो रखा था निजी संपत्ति के तौर पर। और मैं समझती हूँ म्यूजियम में, लेकिन वो निजी संपत्ति के तौर पर। सुमित जी आप देखिए, एक उस पर लिख के रखा है, नेहरू को गिफ्ट में मिली हुई सोने की छड़ी, तो वो निजी संपत्ति के तौर पर रखा था। निजी संपत्ति तो थी नहीं। और अब समय जब आ गया है कि उस धर्मदंड को, राजदंड को स्थापित किया जाए। आपको शायद पता हो कात्यायनी जी, नेहरू जी ने, उस परिवार ने अपना सब कुछ देश को दान दे दिया था। स्वराज भवन, आनंद भवन सब देश की संपत्ति है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। गांधी परिवार की चीज नहीं है वो। मुझे उसी के म्यूजियम में वो रखा हुआ था। मुझे हंसी आती है सुमित जी, और यही कांग्रेस की बौखलाहट भी है कि अरे सब तो मेरा था, हमारी बपौती थी, अब कैसे हमारे हाथ से निकल जा रहा है। मुझे ये समझ में आता है और इसी की झुंझलाहट उन पर दिखती है कांग्रेसी तंत्र के ऊपर कि वो 70 साल से एक जो परंपरा चली आ रही थी सोनिया गांधी को साम्राज्ञी समझने का, अब वो निकल के बाहर जा रहा है। सोनिया गांधी नहीं, कांग्रेस की जो एक सरकार चली आई, कांग्रेस ने राज किया देश पर, हिंदुस्तान पर, उसको लेके एक जो मानसिक स्थिति उनकी थी वो समझ नहीं पा रहे हैं इसको। अब उनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं तो उनको लगता है कि वो जो नाम पट्टी बन रही है, शिलापट्ट हो रहा है, उस पर गांधी परिवार का नाम कैसे ना हो, उस पर कैसे नरेंद्र मोदी का नाम अंकित हो सकता है। मुश्किल दरअसल उनकी यही है, उनको लगता था कि देश उनकी बपौती है, अब ये बपौती हाथ से जा रही है, तो ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है। यही शिकायत है जयशंकर जी कांग्रेस को कि जो नाम पट्टिका लगेगी नई संसद के उद्घाटन पर, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम होगा और गांधी का परिवार का नाम नहीं होगा, कोई सोनिया गांधी नहीं, कोई राहुल गांधी नहीं, जैसा हमने छत्तीसगढ़ की विधानसभा के उस पर देखा था कि उस पर राष्ट्रपति का नाम नहीं है। राष्ट्रपति जो दलित है, आदिवासी हैं, महिला हैं,
इसका शिलान्यास भी जब दलित राष्ट्रपति थे उनसे नहीं कराया गया था। और दुर्भाग्य की बात है कि जो आज हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, उससे जो ज्ञान मिल रहा है, उसके शिकार कात्यायनी ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे बड़े नेता लोग भी, हरदीप सिंह पुरी को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब नहीं है, ये तो राजीव गांधी ने उद्घाटन किया था पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का। अब उनकी इस मूर्खतापूर्ण बात का क्या हम जवाब दे सकते हैं? कैसे मूर्खतापूर्ण? मूर्खतापूर्ण इसलिए कि लाइब्रेरी बिल्डिंग का नींव जो है राजीव गांधी ने डाला था, भूमि पूजन स्पीकर उस समय के शिवराज पाटिल ने किया था और उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने किया था। अब ये बात अगर इस देश के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को नहीं मालूम है, जो पार्लियामेंट की दीवारों पे लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग, मैं कल भी देख रहा था पार्लियामेंट हाउस में था, कि उसका फोटो ले लेकर के कि ये देखिए लिखा हुआ है। जयशंकर जी, छत्तीसगढ़ भवन में जब बनता है विधानसभा, तो वहाँ पर ना मुख्यमंत्री का नाम है, राज्यपाल का नाम है, वहाँ पे सोनिया गांधी का नाम है, वहाँ पे राहुल गांधी का नाम है, जो कि केवल सांसद हुआ करते थे। क्या वो जायज़ है? नहीं जायज़ है, कतई नहीं जायज़ है। राज्यपाल का होना चाहिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री का होना चाहिए उस पर। तो जो काम कांग्रेस कर रही थी, अगर वही काम नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं, तो कहाँ से गलत हो गया? ये घोषित कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उसके प्रधानमंत्री को कि कांग्रेस ने जो जो कुकर्म किए हैं वही कुकर्म हम करेंगे, उसी के लिए हम आए हैं। या इन्होंने कहा 70 साल, अब 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मतलब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, देवे गौड़ा प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल, सब विपक्ष के प्रधानमंत्री थे, चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। अब 70 साल को, मतलब चूंकि मोदी जी ने कह दिया 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भाई अटल बिहारी वाजपेयी को गाली दो ना सीधे सीधे, कहो कि अटल बिहारी नालायक थे, 70 साल में उनका भी सरकार था। तो एक रवायत चल गई है कि मतलब कुछ भी जो मन में आए, 70 साल के बाद पहली बार भारत पैदा हुआ है। नहीं, मैं आऊँगा, पहले एक बार हर्षवर्धन का रिएक्शन ले लूँ, प्रेम कुमार जी मैं आता हूँ। आपके हिसाब से पहली चीज़ तो ये दो कहानी है, एक तो राष्ट्रपति को न्योता नहीं देना और दूसरा सेंगुल की लेके कंट्रोवर्सी। क्या दोनों अनकॉल्ड फॉर थी? सवाल मेरा बहुत लोडेड है और आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ हर्षवर्धन जी, क्या राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था या बुलाया जा सकता है? अभी भी एक दिन का वक्त बाकी है। और दूसरा, विपक्ष को अगर विरोध करना भी है तो विरोध करने के तो तरीके और हो सकते हैं, काली पट्टी बांध के चले जाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देना है, भाषण में आप 2 लाइन बोल दीजिए। दूसरी चीज़, सेंगुल को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की गई? अचानक कहाँ से आ गया? जो बात अदिति कह रही थी, 3 जो साउथ इंडिया से आती हैं, दक्षिण भारत की हैं, तमिलनाडु की अदिति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनको नहीं पता सेंगुल क्या था, कहाँ से आ रहा है? देखिए, अदिति जो कह रही हैं वो उसी तरह से हम सब लोग जानते हैं, किसी को सेंगोल के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन क्यों नहीं थी, असली सवाल तो यही है ना। गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू, और जो लोग कह रहे हैं, मैं तो उसी शहर का हूँ, प्रयागराज का, तो कई बातें तथ्य दुरुस्त कर देता हूँ, फिर लोगों को समझ में आएगा कि क्या कितना समझदारी है, कितनी नासमझी है। वो नेहरू वीथिका में रखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी की जो अपनी निजी गैलरी, जिसमें कहते हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं, तो वो वहाँ रखी थी। पहली बात, क्या सी राजगोपालाचारी जी की सलाह पर वहाँ के तमिलनाडु के विद्वान पंडितों ने ये काम नहीं किया था? इस देश में दक्षिण भारत और उत्तर भारत का इतना बड़ा विभाजन हुआ, कांग्रेस की अपनी राजनीति खत्म हो गई। क्या ये सुंदर नहीं होता कि इस देश के सत्ता प्रतिष्ठान को जब भी स्थापित किया गया तो तमिलनाडु के विद्वान थे, पुजारी थे? कितनी बड़ी बात थी, क्यों छिपा लिया गया इसे? ये शर्मसार करने वाला नहीं है, देश को विभाजित करने वाली चीज़ है। दूसरी बात, अब लोगों को पता नहीं, कहते हैं सब कुछ दान कर दिया देश के लिए। ये लोगों को पता होना चाहिए कि जो स्वराज भवन, आनंद भवन और उसके बगल में नेहरू प्लेनेटोरियम, ये तीनों जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड मैनेज करता है, जिसकी अध्यक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट की सोनिया गांधी जी अभी हैं। देश को दान वान नहीं किया है। अभी भी जब सोनिया जी जाती हैं, प्रियंका जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, तब उसका स्वराज भवन का गेस्ट हाउस खुलता है। आनंद भवन लोगों के लिए खुला हुआ है, स्वराज भवन का एक हिस्सा खुला हुआ है। झूठ तो मत बोले ना। एकड़ एकड़ पर दिल्ली पूरी, आप कहिए कि पीएम का बंगला कितना बड़ा है, और जरा खोज के आइए इन नेहरू गांधी परिवार के नाम पर जो जो संपत्तियां हैं, उनके कितने बड़े संपत्तियां हैं। आप डूब जाएंगे उसमें, आपको समझ में आएगा कि अरे बस हो गया भैया, अब इतना कहाँ हम चले जाएं। ये तो परिवार देश की किसी भी राजशाही को शर्मसार कर देता, बौना कर देता है। देश की जितनी रियासतें जोड़ी होंगी सरदार पटेल की, उससे बड़ी रियासत इस नेहरू गांधी परिवार ने निजी संपत्ति के तौर पर बनाई, और नहीं, और उसको अपना बना दिया। नहीं, कोई कुकर्म नहीं किया। भारत रत्न दे दिया क्या? नेहरू जी की तरह भारत रत्न दे दिया खुद को, स्वयं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि इंदिरा गांधी जी की तरह दे दिया?
या राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न पुरस्कार शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जो किया था वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। किसी योजना का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच चल रहा है, मैं जानता था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे मैच। सुमित जी, आप तो इतने जाने माने पत्रकार हैं, सब जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसी सरकारी पैसे से नहीं बना है। उस पूरे सरदार पटेल खेल संकुल का एक हिस्सा है जो उनके पैसे से बना है, निजी संपत्ति के। उन्होंने उसका नाम रखा। मैं मानता हूं कि कोई भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको आप सरकारी संपत्तियों से 98 देश के विश्वविद्यालय, शोध संस्थान सब नेहरू, अरे कम से कम ये बोलते हुए वो कुकर्म कोई करेगा। और दूसरा, इस बात को ठीक से समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाना, ये जो शब्द है ना बड़े ग्लैमरस लगते हैं। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों को जानना चाहिए, वो राष्ट्रपति हैं संरक्षक के तौर पर। क्यों? क्योंकि हमें ये कहा गया कि मान लीजिए कि जो सत्ता में जनादेश चाहे वो मदमस्त हो जाए, इंदिरा गांधी जी की तरह आपातकाल ले आए, वहां तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं रह गया, रबर स्टैंप रह गए। लेकिन जब कहते हैं लीडर ऑफ द मैंडेट, जनादेश का नेता कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिडनाइट स्पीच दिया था ना उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया था क्या? भूल गए क्या सब लोग? इंदिरा गांधी ने जितने कार्यक्रम किए किसको बुलाया था? और ये लोग प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, इनको बिल्कुल करना चाहिए। यही नेता होते हैं। गवर्नर, प्रेसिडेंट ये सेरेमोनियल पोस्ट है, कस्टोडियन है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसी संसद में जब सत्र शुरू होगा तो फिर से द्रौपदी मुर्मू जी देश की आदिवासी महिला के तौर पर आप देखते हैं, मैं उनको एक ऐसी महिला के तौर पर देखता हूं जो जमीन से रायसीना पहाड़ी पर सर्वोच्च पद पर पहुंची, पूरे शान और शौकत के साथ जाएंगी, सम्मान होगा पूरा। और एक और कहानी बता देता हूं, फिर लोगों को ध्यान में आ जाए कि कुकर्म किसे कहते हैं। मॉस्को में इंडिया फेस्टिवल चल रहा था। आप ये तो सुनेंगे कि भाई मान लीजिए कि कोई एडिटर इन चीफ नहीं आ पाया तो जो उसके नीचे वाला एडिटर है वो एडिटर इन चीफ का संदेश पढ़ देता है। यही होता है ना हायरार्की में। ऐसा आप सुनेंगे क्या कि एडिटर ना आए और एडिटर इन चीफ से कहे जरा एडिटर वाला संदेश पढ़ दो जो हमारे नीचे है? संभव है क्या? नहीं संभव है। प्रधानमंत्री का संदेश राष्ट्रपति कभी नहीं पढ़ता, लेकिन वेंकट रमन जी ने इंडिया फेस्टिवल मॉस्को में राजीव गांधी जी का संदेश पढ़ा था। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ होगा? कितनी कहानियां सुमित जी, आपका शो कम पड़ जाएगा। प्रेम कुमार जी, आपने सुना हर्षवर्धन जी के तर्कों को, आप कितनी बातों से आप सहमत हैं और कितनी बातों से असहमत हैं? नहीं, उनकी बातों से सहमति असहमति क्या, प्रश्न कीजिए, मैं जवाब देता हूं, मैं अपनी बात कहूंगा। हाँ तो ठीक है, प्रश्न फिर आपसे ये पूछता हूं कि भाई हर जगह पे गांधी परिवार का नाम क्यों होना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन कर रहे हैं आके तो उसमें किस बात की आपत्ति है? जब इंदिरा गांधी कर सकती हैं, सोनिया गांधी कर सकती हैं, तो ये तो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, एक नहीं दो बार मैंडेट लेकर आए हैं। देखिए, संसद भवन जैसे हम अगर एक तरह से गृह प्रवेश हो रहा है, संसद भवन का उद्घाटन क्या है? गृह प्रवेश हो रहा है। गृह प्रवेश में गृह स्वामी को ही घर से बाहर कर दिया जाए, वो नहीं आ सकता। भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तमाम लोग नहीं हैं, केवल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। तो ये जो बात है सबसे पहले वो क्यों नहीं है? छोटा सा सेक्रीफाइस ही तो मांग रहा था। प्रोटोकॉल छोटा सा सेक्रीफाइस मांगता है कि अगर प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर राष्ट्रपति जी निमंत्रित होती, उनको इस मौके पर मौजूद होना होता, तो प्रधानमंत्री जी उनकी मौजूदगी में उद्घाटन नहीं कर सकते थे। प्रोटोकॉल कहता है। तो राष्ट्रपति जी का वहाँ मौजूद होना ये ज़रूरी था देश के लिए कि प्रधानमंत्री जी का के हाथों उद्घाटन होना जरूरी था? यही बेसिक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों उद्घाटन को हम जेन्युइन माने या राष्ट्रपति की मौजूदगी को जेन्युइन माने। तो इस देश की विपक्षी पार्टियां और बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग, ये मानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मौजूदगी होना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। इसको नकारा गया है। पर प्रेम कुमार जी, ना राष्ट्रपति ने आपत्ति की ना उपराष्ट्रपति ने आपत्ति की, ये आप आपत्ति कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी आपत्ति कर रही है, वो 19 पार्टियां 20 पार्टियां आपत्ति कर रही हैं जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करती हैं। जिन दो को आपत्ति होनी चाहिए वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट वो तो संदेश लिख के भेज रहे हैं जो पढ़ा भी जाएगा। निश्चित रूप से जो संवैधानिक पद पर मौजूद होते हैं वो ऐसी बहस का हिस्सा नहीं होते हैं, इसी में उनका सम्मान है। इसलिए इस बहस का हिस्सा वो नहीं हो रहे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद दूसरी बात पर आए कि जैसे राज्यपाल का उदाहरण दिया जाता है, जयशंकर सर ने भी कहा कि वो गलत करे तो उस गलत को क्या बीजेपी अपनाए। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात राज्यपाल और राष्ट्रपति में फ़र्क पर ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। राज्यपाल जो है इस किसी स्टेट में 6 महीने साल भर के लिए भी रह सकता है,
एक राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट को भी गवर्न कर सकता है गवर्नर के तौर पर, लेकिन वो राज्य का चेहरा नहीं होता है जैसे कि राष्ट्रपति देश का चेहरा होता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। प्रोटोकॉल के हिसाब से जरूर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में देखेंगे तो सिमिलर है, लेकिन ये देश का सवाल है। संसद का पार्ट होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। प्रेम कुमार जी, ऐतिहासिक मौका है। देश में अब नई संसद 100, 125, 150 साल बाद ही बनेगी। ये संसद भी लगभग 100 साल के बाद ही बनी है। इस ऐतिहासिक मौके पर राजनीति करना, मोदी के नाम पे विरोध करने के लिए विरोध करना, क्या ये मतलब ये जेन्युइन लगता है कि भाई आप जीएसटी का सम्मेलन रात को बुलाएगा, आप नहीं पहुंचेंगे, संविधान सभा के 100 साल होंगे, आप नहीं पहुंचेंगे, बॉयकॉट करेंगे, यहाँ चल रहे हैं आप फिर बॉयकॉट करेंगे। इससे क्या मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? इससे क्या मिलेगा खड़गे साहब और उनकी पूरी टीम को? आपके इस प्रश्न का जवाब यही है कि ऐसे मौके पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रित नहीं करना, इस समारोह से दूर रहना, इससे क्या मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी को? उद्घाटन अगर नहीं कर लेते, उनको बुला लेते तो आपको क्या चला जाता? इतना लोभ क्यों है? यह है इसका जवाब। आपको उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके हाथों उद्घाटन हो। यह देश की प्राथमिकता है। आप कुछ बोलना चाहें? बात उसके बाद देखिए, ये ठीक है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुला लेते तो अच्छा होता, लेकिन ये काम जो जनादेश चुन के आई हुई सरकार वही तय करेगी ना। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप खूब विरोध कीजिए। बहिष्कार लोकतंत्र में नहीं होता है। बहिष्कार लोकतंत्र विरोधी होता है, उसका तरीका होता है। आपको विरोध क्या करना है? आपको विरोध करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं गलत है, आप उसका खूब जमकर विरोध कीजिए, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। लेकिन नई संसद ये सब की है, कोई भाजपा और संघ की नहीं है, नरेंद्र मोदी की निजी जागीर नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, ये जब हम कहते हैं कि उनको वो क्यों करेंगे, वो लोभ है उनको, अरे भैया भूल गए क्या? सब तो कह रहे थे कि ये मोदी महल बन रहा है, कोरोना में लोग मरे जा रहे हैं, 20,000 करोड़। अभी भी लोग लिख रहे हैं, अभी भी ऐसे मूर्ख लोग हैं जो 20,000 करोड़ लिख रहे हैं। उनको भूल जाता है कि ये सेंट्रल विस्टा के बजट की बात है। मुझे लगता है कि ये बेवजह का विवाद है। देश को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। किसी ने आज तक प्रधानमंत्रियों के ऊपर सवाल नहीं उठाया, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कार्यकाल में विपक्ष यहां तक गया क्योंकि उसको लगता है कुछ भी करो, ये तो शेर के उस पे कहते हैं यार बड़ा रौद्र रूप था। अरे शेर क्या बिल्ली की तरह हो जाएगा क्या? कमाल कमाल के कुतर्क हैं, ये वाला नहीं तो ये वाला कुतर्क करो। ये कुतर्क के अलावा और विपक्ष कुछ नहीं कर रहा, उसकी साख जा रही है। प्रेम कुमार जी ने कहा गृह प्रवेश हो रहा है और गृह प्रवेश में घर के मालिक को नहीं बुलाया गया, जो प्रेम कुमार जी का तर्क था। तो अगर घर के मालिक को नहीं बुलाया गया, मान लीजिए, और घर का मालिक कह रहा ठीक है मैं नहीं आता, तो नहीं आ रहे हैं। अब घर के मालिक के सबसे अजीज हैं फूफा जी। अब फूफा जी नाराज हो गए, उन्होंने कहा मैं प्रवेश में नहीं जाऊंगा, तो वो बहिष्कार हो गया। तो कुल मिलाकर के 20 फूफा हैं, लेकिन 20 हो सकते, 20 बहनें अगर होंगे तो 20 फूफा हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर 20 बहनें हैं तो 20 फूफा। पहले तो संयुक्त परिवार हुआ ही करते थे। खैर, मैं गंभीर बात करता हूँ। सारा ऐतिहासिक मौका है और इस ऐतिहासिक मौके पर कोई विवाद न हो, ये सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, उसके बाद विपक्ष की भी है। बहुत बेहतर होता अगर कुछ प्रारूप कार्यक्रम का इस तरह बनाया जाता कि शिलापट में ये लिखा जाता कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका निर्माण शुरू हुआ और उसके बाद इस तारीख को इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संपन्न हुआ और उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, पहले उपराष्ट्रपति का नाम आता, प्रधानमंत्री जी का आता, स्पीकर का आता, और अगर बहुत उदारता दिखाते तो लीडर पोजीशन का भी दे देते। वो ना भी देते तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्थिति होती तो शायद आज देश में तालियां बज रही होती। ये शिलापट इतिहास में आपका नाम भी दर्ज होता और ये जो अवांछनीय स्थिति है इससे भी देश बच सकता था। विपक्ष की जहाँ तक बात है, मैं सहमत हूँ इनसे, हर्षवर्धन जी से, कि विपक्ष को भी बहिष्कार की जगह विरोध का अपना विरोध प्रकट करना चाहिए, असहमति प्रकट करनी चाहिए, काली पट्टी लगा के जाना चाहिए था, या और बेहतर तरीका होता कि अपने दलित और आदिवासी प्रतिनिधियों को भेजते प्रतीकात्मक रूप से कि ठीक है आपने एक आदिवासी राष्ट्रपति को अगर नहीं बुलाया है तो हम विरोध स्वरूप अपने सारे दलित और आदिवासी प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं इस समारोह में, तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता विरोध का, ये मेरा मानना है। लेकिन शुरुआत गलती वहाँ से हुई जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को एकदम से किनारे कर दिया गया। किनारे नहीं करना चाहिए था, एक संयुक्त रूप से, क्योंकि आयोजन सबका है। जब बार बार सरकार ही कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की निजी वो नहीं है, वो अगर नहीं है, जो सबका है तो सब होने चाहिए वहाँ पर, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर ये उदारता सरकार दिखाती तो शायद आज देश के ज्यादा बेहतर माहौल होता और एक ऐतिहासिक पल जो है ये विवाद का पल नहीं बनता। छोटा सा आप जो बात कह रहे हैं उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता है। जिस तरह से
संसद का विरोध कांग्रेस ने किया था, क्या उसमें कोई भी स्थिति होती तो कांग्रेस अड़ंगा लगाने की कोशिश न करती, ऐसा आपको लगता है? तो वो जिम्मेदारी कांग्रेस की होती है। अगर अड़ंगा लगाती, आज आपने कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया सरकार ने, आप किसी अगर जाके आम आदमी से पूछें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं हाँ राष्ट्रपति ज़्यादा बड़े हैं। ये तो सामान्य सी बात है। अगर ये सब करने के बाद भी कांग्रेस अड़ंगा लगाती तो जिम्मेदारी कांग्रेस की थी, उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ता, ये मैं कह रहा हूँ। फिर तो आप खलनायक की भूमिका में होती। लेकिन उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं वो सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी दिख रही है, कसर छोड़ी या नहीं छोड़ी, कसर तो भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी वो भी नहीं छोड़ती थी। और आज अगर उल्टी स्थिति होती, प्रधानमंत्री कोई गैर भाजपा का होता, यही स्थिति हो रही होती, तो भाजपा भी यही कर रही होती। जो मैं बता रहा हूं आपको, ये स्थितियां ऐसी होती हैं कि विपक्ष यही करता है। लेकिन ये जो विनोद जी बात कह रहे हैं, प्रवीण, मेरा सवाल वहीं से निकल रहा है कि क्या बीजेपी ने एक ट्रैप बिछाया कि भाई नरेंद्र मोदी से इनॉग्रेशन कराया जाए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ना बुलाया जाए, और कांग्रेस इस पर रिएक्ट करेगी और वो बॉयकॉट कर देगी, और फिर हम छेड़ेंगे कि 1927 में जब ये जो वर्तमान संसद है इसका जब इनॉग्रेशन लॉर्ड इरविन के ज़माने में हुआ तो मोतीलाल नेहरू वहाँ मौजूद थे, इन्हीं राहुल गांधी के दादाजी परदादा जो भी लगे हुए रिश्ते में। आप अंग्रेज के द्वारा की गई इनॉग्रेशन में आपका नुमाइंदा मौजूद है, अपनी देश की संसद, अपनी देश की जो आज़ादी की बात बन रही है 75वें साल में बन रही है, और आप बॉयकॉट कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी का एक बहुत अच्छा प्लान था जिसमें कांग्रेस और विपक्ष एक्सपोज हो रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छा प्लान नहीं है, अगर ऐसा है तो, और ऐसा नहीं है निश्चित तौर पर। ये मेरा मानना है बहुत स्पष्ट कि इतना लंबा सोच कर कि इतिहास में जाकर और फिर ट्रैप करेंगे, ये सब नहीं सोचा गया। बहुत अजीब है, मतलब जिनके पैर पड़े जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, ऑटोग्राफ जो है वो समर्थक उसको वायरल कर रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे ताकतवर आदमी ऑटोग्राफ आपका ले रहा है, उनको संसद भवन का उद्घाटन करना ये इतना महत्व क्यों लग रहा है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कैसे देखते हैं। ये सवाल ये नहीं है कि क्या राजनीति चल रही है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ से उसका उद्घाटन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं, इससे क्या मिलने वाला है उनको। दूसरा, इसमें प्रेम कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, वो ज़्यादा महत्व की बात है कि एक प्रोटोकॉल है। अगर आपने आमंत्रित कर लिया तो राष्ट्रपति अगर आमंत्रित हैं तो आप प्रधानमंत्री कैसे उद्घाटन करेंगे, फिर तो राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे, तो उनको फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा या फिर आपको एक दूसरी गली से निकल जाना पड़ेगा। इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया गया सिर्फ संसद उद्घाटन करने का? हमको दिखाना है कि हमने संसद का उद्घाटन किया, ये बड़ा अजीब लगता है। और अभी तक जितनी रणनीतियां देखी गई है प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि नहीं भाई फकीर हैं, झोला लेकर निकल जाएंगे, ये सारे स्टेटमेंट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप बिल्कुल एक दूसरा उदाहरण देख रहे हैं जहाँ पर राष्ट्रपति, और आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ट्रैप कर रही है, यहां पर मुझे लगता है कि विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया। संसद भवन से कोई लेना देना नहीं था, विपक्ष को शायद ही कुछ मिलता। यहां आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट पढ़िए आज, वो कहते हैं कि उन्होंने रामनाथ कोविंद को भी लिया है कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तब भूमि पूजन में नहीं बुलाया रामनाथ कोविंद को, जब इसका शिलान्यास हुआ था, उद्घाटन तो अब हो रहा है, शिलान्यास में भी आपने रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, और अब आप उद्घाटन में भी। आपको क्या SC ST से तकलीफ है? अब ये कितना बड़ा मुद्दा मिल गया कि आपने दलितों के मुद्दे से संसद भवन को जोड़ दिया। कोई लेना नहीं, ये राजनीति है, निश्चित तौर पर राजनीति है। इस पर हम लोग कितनी देर तक, घंटों तक बहस कर सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को बैठे, और ये नहीं शांत होने वाला है सुमित जी, ये आने वाले दिनों में गरमाएगा। क्या दलितों की राजनीति? आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। मुझे बताइए, देश की संसद है, हर व्यक्तिगत जो सांसद बनेगा वो कल इसी संसद में आके बैठेगा, चाहे वो राहुल गांधी बन के आए दोबारा, सोनिया गांधी आए, प्रियंका गांधी आए, कोई भी आए। क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि भाई ये बात आप कैसे डिनाई करेंगे? क्योंकि हमने पार्लियामेंट कवर की है, मैं जयशंकर जी और विनोद जी के साथ उस गैलरी में बैठा हूँ, हर्षवर्धन जी के साथ उस गैलरी में बैठा हूँ, वहाँ पर लिटरली बदबू आती थी राज्यसभा में, वहाँ पे पीछे किचन से स्मेल आती थी, एयर कंडीशन फ्लॉप हो जाते थे, नई इमारत की ज़रूरत थी, हम सब ने महसूस किया है। और ये बात मैं यूपीए के समय की कर रहा हूँ, 2009, 10, 11 की कर रहा हूँ। 12 में यूपीए ने वहाँ पास किया है, वो हम सब ने झेला उस वक्त को। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे में जब नई संसद बन रही है और एक व्यक्ति ने 21 महीने के अंदर बना के दिखा दी, 2019 में मैंडेट मिलता है, 20 में अप्रूव होती है, 22 में 23 में खड़ी हुई है, तो अगर वो व्यक्ति इनॉग्रेशन, और वो व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, लगातार 2 बार चुनाव जीत कर आया है, अगर वो उद्घाटन कर रहा है तो क्या गलत है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश पड़ा तो जा रहा है। जी देखिए,
आपने बहुत अच्छी बात कही। ये देश की संसद है, ये देश में सारे लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका। आपने कहा ऐतिहासिक मौका भी। ऐतिहासिक मौका वो भी था जब द्रौपदी मुर्मू पहली बार एक ऐसे समुदाय से राष्ट्रपति बनकर आई जिसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। उसका फायदा हुआ। देखिए, फायदा ये हुआ कि जो धुर विरोधी थे उनको भी समर्थन में आना पड़ा, उनको साथ में खड़े होना पड़ा। ऐसी महिला जो आपको एक इतिहास देती है, ऐसी महामहिम राष्ट्रपति अगर संसद भवन के उद्घाटन में नहीं, तो फिर क्या देश का, क्या आम आदमी के। मैं तो आम आदमी की तरह सोचता हूं, मेरे देश की राष्ट्रपति, वो भी एक ऐतिहासिक तरीके से आई हुई राष्ट्रपति, अगर वहां पर नहीं जा रही हैं तो फिर उसके बाद में जितने भी तर्क आपने रखे हैं, वो चाहे बदबू आती थी, चाहे नई संसद मिल रही है, चाहे जब वही नहीं आ रही हैं तो फिर बाकी के उनके आने नहीं आने का क्या मतलब? उनको नहीं आ रही वाली बात ही नहीं, उनका संदेश बढ़ा जा रहा है प्रवीण। क्यों? लेकिन ये मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप सिर्फ उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति को अवॉइड कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोचिए इसको जरा। ये बहुत ये जानते हैं, एक जानते हैं। ठीक, मैं ही जवाब अब देता हूं, क्योंकि मुझे देखिए कोई भ्रम नहीं है। ये देश जनादेश से चलता है। जितनी सेरेमोनियल पोस्ट हैं उनका सम्मान है, उनकी अपनी एक महत्ता है, उनकी श्रेष्ठता है, लेकिन ये देश जनादेश से चलेगा। जो जनादेश लेकर आएगा वही नेता तय करता है और वही लोकतंत्र के मूल में है। अब आप कहिए कि ये क्यों उद्घाटन वो कर रहे हैं? देश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, अब जब आप उससे ये सवाल घुमाकर पूछेंगे कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, तो कहेगा हाँ करना चाहिए था। लेकिन भैया 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास, आज उसका 28 मई 2023 को होने जा रहा है लोकार्पण। भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का साहस नहीं था सुमित जी कि जो अंग्रेजों ने संसद बनाई थी उससे बेहतर संसद बनाने का दुस्साहस कर पाते। डरे हुए नेता लोग थे, सब कह रहे थे, और कोई आज नहीं। गुलाम नबी आजाद ने तो बताया राव साहब के समय में। और एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग सेंगोल कह रहे हैं कि ये अभी इस कंट्रोवर्सी से गया है, अरे भैया इलाहाबाद म्यूजियम जाइए, वहां से दस्तावेज पता कीजिए। नवंबर 2022 ये सेंगोल वहां से लाकर यहाँ के नेशनल म्यूजियम में रख दिया गया है। सब कुछ प्लान्ड है, सारी तैयारी है। आपको लग रहा है ये इसी मौके के लिए था, उसको पहले क्यों बताएंगे? इसी मौके के लिए था जिस दिन वो होना था। क्या ये अदिति सवाल मेरा आपसे है, क्या जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सरकार के कामकाज के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी टेन्योर के 2.0 के 4th ईयर पूरा हो रहा है। अब बहस देश में हो रही है कि संगुल क्या है, बहस देश में हो रही है राष्ट्रपति को बुलाया कि नहीं बुलाया। हम ये भूल गए हैं कि महंगाई की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। सरकार से पूछा जाए कि हमारा बॉर्डर कितना सुरक्षित है। क्या ये पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो बात हर्षवर्धन ने की कि प्लान तरीके से था, ये तो भाई रखा हुआ था, 6-8 महीने पहले ले आए थे और आज के दिन इंतजार कर रहे थे कि संगुल को लाके हम सामने रखेंगे और कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ जाएगी। अब वो सफाई देते फिर रहे, जयराम रमेश कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं है। सुमित जी, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, आई डोंट थिंक सो। ये एक ऑपोजिशन ने भी उनको एक फोरम दे दिया, भाजपा को और गवर्नमेंट को, कि वो अपनी तरफ से कुछ डिफेंसिव हो जाएं। बट सेकेंडली, जो सर ने कहा था कि एक प्लेटर पे अपॉर्चुनिटी दे दी थी ऑपोजिशन को, और आज जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने डिसाइड करा था कि वो द्रौपदी मुर्मू का फर्स्ट प्रेसिडेंशियल एड्रेस को स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो कह रहे हैं कि एक पिछड़े वर्ग से महिला बनी है प्रेसिडेंट, उनका डिसरिस्पेक्ट उन्होंने उस टाइम पे करा था। तो ये काफ़ी लाफेबल है कि आज आम आदमी पार्टी बोल रही है कि एक पिछड़े वर्ग की महिला को डिसरिस्पेक्ट करा जा रहा है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट जनवरी में दिखा दिया था जब बजट सेशन स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी को, 31 जनवरी को जो उनका एड्रेस था। सेकेंडली, ऑपोजिशन के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन अटेंड करें, उसके बाद ऑपोजिशन रेस करें कि हम आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि ये वही संसद भवन है जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। ये जब जब ऑपोजिशन ने बॉयकॉट स्ट्रैटेजी अपनाई है, ये उनको बैकफायर ही करा है। इन्होंने बॉयकॉट करा था उस टाइम पे जब भी प्रेसिडेंट का एड्रेस था, इन्होंने बॉयकॉट करा था जब अरुण जेटली ने डिसाइड करा था कि मिडनाइट सेशन होगा जीएसटी लॉन्च करने के लिए, उस टाइम पे इन लोगों ने बॉयकॉट करा था। और ये बॉयकॉट स्ट्रैटेजी इतनी काम नहीं करती, आपने प्लेटर पे दे दिया है। अब आप बताइए कि कल सबसे ज्यादा मीडिया में क्या चलेगा? पूरी इनॉग्रेशन सेरेमनी चलेगी। आपने लिटरली बीजेपी को वो दे दिया है कि वो लाइमलाइट कैप्चर करेंगे, वो हाईलाइट कैप्चर करेंगे। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन, अगर अपोजिशन जाता तो भी कर रहे होते वो, कहीं ना कहीं दिन भर वही चलता। समझ ही नहीं पाइए कि वो बोले ना बोले, उनके ऊपर वो लाइमलाइट बस कुछ पल के लिए ही है। आप ये कह रही हैं कि उनको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, विपक्ष ने गलती कर दी। बिकॉज बॉयकॉट स्ट्रैटेजी डज नॉट वर्क इन अ डेमोक्रेसी, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर अ डेमोक्रेसी। जयशंकर जी, आपका ठीक।
बॉयकॉट स्ट्रेटेजी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, फायदा नहीं करती है। देखिए, ये तो समय समय की बात है। आपका क्या लगता है? मैं बता रहा हूँ कि जब संसद का पूरा सत्र बहिष्कार कर दिया जाता था, तब सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी कहते थे ये तो विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, चूँकि हमको संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो हम सड़क पे जा रहे हैं, बहिष्कार करके जा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार हो गया। आज आप कह रहे हैं कि वो गलत है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, पर सर ये संसद का सत्र तो है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम है और केवल उद्घाटन है। तो उद्घाटन है, अभी तो राष्ट्रपति की तरफ से प्रोरोगेट भी नहीं किया। सुमित, उसको एक चीज से समझिए कि क्या राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। उन्होंने, देखिए, जैसे आपने कहा 9 साल पूरा हुआ, कब पूरा हुआ? 26 मई को हुआ। 26 मई को नहीं किया, करवाया उद्घाटन, करवाया कब? 28 मई को। 28 मई को क्यों? माफी वीर विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। एक दिन पहले 27 मई को नेहरू की पुण्यतिथि है, उस दिन नहीं। 26 मई को प्रधानमंत्री का 9 साल पूरा हुआ, उस दिन नहीं। सावरकर के जन्मदिन पर कर रहे हैं। क्यों? चितपावन ब्राह्मण। दूसरी तरफ सेंगल की बात जा रही है। हम राजशाही में नहीं जी रहे हैं भाई, हम लोकशाही में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। राजदंड जो था वो तमिलनाडु में चोल वंश का राजदंड था, उसको नेहरू भी चाहते, इतने पढ़े लिखे थे नेहरू, कम से कम आज के लोगों से तो ज़्यादा ही पढ़े थे, वो भी चाहते तो वो संसद में ला कर रखवा सकते थे। लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र की स्थापना कर रहे थे, संविधान का राज चलेगा। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा जनादेश का राज चलेगा। जनादेश का राज कैसे चलेगा जब तक संविधान है? या तो संविधान को धता कर दीजिए कि भाई जो जनादेश आ रहा है वही चलाएगा, वो अपना बना लेगा, संविधान चलाएगा, संविधान खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए एक राजनीति जो जिस ढंग से राजनीति चल रही है, तो उस राजनीति का विरोध अब जो से कांग्रेस या विपक्ष जो इसको पहुंचाएगा कि ये सरकार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। और आज का दलित आदिवासी पहले का 10-20 साल पहले का आदिवासी नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है। उसके समझ में आ जाएगा कि साहब हमारी महिला एक राष्ट्रपति थी, उसको नहीं बुलाया गया, उससे उद्घाटन नहीं कराया गया, जो संविधान के प्रमुख है, जो संविधान का प्रमुख एक और दलित राष्ट्रपति था, उससे शिलान्यास नहीं करवाया गया। तो क्या आपको लगता है जो बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि ये सरकार SC/ST विरोधी है, जानबूझ के नहीं बुलाया? आप इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल जानबूझ के नहीं बुलाया, चाहते तो देखिए भाई अगर ऐसा है तो मेरा काउंटर सवाल आपसे, फिर आदिवासी को राष्ट्रपति क्यों बनाया? फिर क्यों बना दिया द्रौपदी महिमा मंडन किसी और को बना देते? सिर्फ 100 पीस के लिए, 100 पीस के लिए, तो फिर 100 पीस के लिए, 100 पीस बना करके रखने के लिए कि हाँ ठीक है राष्ट्रपति हमने बना दिया, लेकिन उसका कोई काम नहीं है। संसद की सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के पास निहित होती है, संविधान ये कहता है। और उसको आप ना बुला कर, घर उसका, आप किराएदार हैं, आप आए हैं, सरकार जनादेश, घर सबका है सर, घर सबका है सर, इस पर मैं आपसे डिफर करता हूं, पूरे देश का घर है सर। नहीं, संविधान प्रमुख हमारे जो आपके भेजे हुए नुमाइंदे बैठेंगे सर। संसद की प्रमुख राष्ट्रपति है, संसद की प्रमुख राष्ट्रपति है। आर्टिकल 79 का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं इस बात को समझ सकता हूं कि तीनों से मिलकर संसद बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन कहते हैं, मेरा सवाल आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जयशंकर जी ने की कि हम लोग लोकशाही में रह रहे हैं। एक ऐसा प्रतीक जो राजशाही का प्रतीक हो, जो राजा से राजा को जाता हो, क्या ये जायज़ है? सेंगुल को रखना वहाँ क्यों ज़रूरी है जब हम लोग चुन रहे हैं अपने नेता को? और इसीलिए नरेंद्र मोदी जैसा पिछड़ी व्यक्ति का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, एक आदिवासी देश की राष्ट्रपति है, वो सिर्फ लोकशाही की ताकत से है, वो राजशाही नहीं है। किसी ने चुन नहीं लिया कि अब आप मेरी जगह बैठेंगे आके। तो एक ऐसे प्रतीक की जगह क्यों है लोकसभा में, नई लोकसभा? मुझे लगता है सुमित जी की जब आप धर्म को साथ लेकर चलते हैं तो राजतंत्र को भी बढ़िया से चला पाते हैं। और ये शुरू से हमने देखा है, ये प्रतीक है कि निरंकुश नहीं होगा राजा। राजा से हम तात्पर्य आज के जो हमारे नेता हैं उनको भी ले सकते हैं। हमें अपने पुरानी जो पुरातन हमारी सभ्यता है उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। मैं इसको अगर इस तरह से देखूं तो दूसरी बात, आपने ये कहा कि आदिवासी, मायावती देश की आदिवासी नेताओं की एक बड़ी दलित महिला एक बड़ी मानी जाती हैं। वो स्वयं सामने आके कही जाती हैं, वो नेता के तौर पर कहती हैं कि ये गलत है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उनसे बड़ा कौन है दलित समर्थन करने वाला व्यक्ति? जब वो कहता है तो ये पूरी तरह से राजनीति कांग्रेस की चिढ़ है। आपने 9 सवाल किए थे, मुझे लगता है कांग्रेस के ये 9 सवाल नहीं, ये 9 चिढ़ हैं जो इन 9 सालों में बनाया। विपक्ष का तो काम ही है ना सरकार की खामियां गिनाना। 9 साल की 9 खामियां गिना दी उन्होंने। है, लेकिन आपने ये भी कहा कि राजदंड एक्सीडेंटल हिंदू थे। नेहरू समझ ही नहीं पाए कि इस राजदंड का क्या उपयोग करना है। उनको नहीं पता था, उनको सत्ता हस्तांतरण, जैसे राजगोपालाचारी ने कहा, राजा जी ने कहा, उन्होंने तो जाके उनसे पूछा, आप ये भी
जी, क्या सत्ता हस्तांतरण हो रही है आज की डेट में? नहीं, सुमित क्या जी, कल सुमित जो जी, इनॉग्रेशन हम होगा प्रतीक के तुम्हारा तौर पर सत्ता बात हस्तांतरण कर होगा रहे क्या? हैं। हम प्रतीक के तौर पर बात कर रहे हैं, उसमें बुराई क्या है? यदि हम जरूरत उसको, क्या है? जो एक चीज सरकार की जो एक संपत्ति है उसको निजी संपत्ति बनाकर अपने पास रखने की नेशनल आवश्यकता आर्काइव में क्या? रखिए ना, म्यूजियम में रखिए ना, सरकार- रखा तो हुआ है, किसने मना किया? मैं कह रही हूँ अगर संसद में रखा क्या हुआ जरूरत है? तो क्या तकलीफ क्योंकि होगी? राजशाही का प्रतीक है वो, यही तो वो कह रहे राजशाही हैं। के प्रतीक की बात नहीं, उसका एक उद्देश्य समझिए, वो प्रतीकों से हमको जोड़कर चलना चाहिए। बहुत सारे प्रतीक ऐसे हैं जो बहुत सारे संदेश मेरा देते हैं। सवाल हमें उन संदेशों को अपने देश में, मेरा सवाल प्रेम कुमार जी ये आपसे नौचिड़ है क्योंकि सुमित जी ठीक है, कांग्रेस क्योंकि सेंगुल जो है, माफ करिएगा, क्योंकि सेंगुल जो है वो दक्षिण भारत, चेन्नई से और खासकर तमिलनाडु की राजनीति में उसकी चोल राजवंश की खासियत रही है। तो क्या दक्षिण भारत को बीजेपी एड्रेस करना चाह रही है इसके जरिए? क्योंकि 2024 का वक्त है, दक्षिण का एकमात्र द्वार जो कर्नाटक था वो बंद हुआ है हाल ही में, एक नया द्वार खोलने की तैयारी है, क्या उस चीज से जोड़कर भी इसको देखना चाहिए? देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णय लेती है तो इन बातों का ख्याल करती है। तो निश्चित रूप से ये निर्णय लेते समय ये बात भी रही होगी कि ये बात दक्षिण और उत्तर को जोड़ती है। जब पंडित नेहरू जी ने भी जब स्वीकार किया था, तब भी उनके मन में ये भावना रही होगी कि उत्तर दक्षिण को जोड़ने की का ये एक सेतु हो सकता है। मगर जयराम रमेश ने मना किया, ऐसी कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि पंडित नेहरू को किसी ने दिया आके। देखिए, जयराम रमेश जी से गाइड होके तो हम नहीं चलेंगे और ना हम बोलेंगे। ऐसा हुआ है मतलब जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रूप में देखा जा सकता है, आज भी देखा जा रहा है, लेकिन आज सेंगुल को किस रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बात। आज इसको सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बोल करके लाया जा रहा है। अरे कैसी सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, ये तो बताए कि किस सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, क्यों इसको सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है। ये सेंगुल का जहाँ तक बात है, यहीं तक बात है, इससे ज़्यादा इसको बेवजह का बवाल है, अटेंशन हटाने की कोशिश है सेंगुल, ये सब भी हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि मूल मुद्दा है उससे ध्यान हटाने की कोशिश है। 9 साल जो भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं और इसी समय में जो ये संसद के आयोजन का, संसद भवन के उद्घाटन का रखा गया है, तो दोनों मिक्स ना हो जाए, आलोचनाओं का जवाब देते ना बने, इसलिए कुछ शिफ्टिंग पॉइंट्स क्रिएट किए जाते हैं, उनमें से एक सिंगल भी है, ये मैं कहता हूं जी। आपको भी लगता है सर ये कि नहीं, हर्षवर्धन जी पहले कुछ हस्तक्षेप कर आप नहीं देखिए सुमित जी, कई बार होता है ना कि हम लोग सामान्य एक धारणा बना लेते हैं, उसी आधार पर बोलते हैं। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ये नेहरू जी को दिया गया था। आज सत्ता हस्तांतरण के लिए नहीं दिया जा रहा। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक और सत्ता हस्तांतरण दोनों में फर्क है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अगर आप ध्यान से देखिए तो चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष चाहे राज्यसभा के जो सभापति होंगे, दोनों के ऊपर क्या है, धर्म चक्र बना हुआ है, जिसको धम्म चक्र कहते हैं जो बौद्ध धर्म में। जितने भी भारतीय भूमि के जो भी मत पंथ संप्रदाय हैं, भारतीय मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं उसको, उनमें क्या है कि धर्म चक्र का महत्व है, विशेष महत्व है। धर्म चक्र, नंदी जी का विराजमान राजदंड, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, ये भारत की मूल जो संविधान की, जिसको हम आधारशिला कहते हैं, वो हैं। यहाँ संकट है, इसमें हिंदू दिखने लगता है, दक्षिण उत्तर एक होने लगता है, द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को खतरा है, बहुत सा संकट है सर। मोदी जी ने बड़ा तीर मार दिया है, सब एकदम करें बना ना, सिंगोल की बात ना करो। क्यों ना करो भैया, तुम दुनिया भर की बात करो, वो बात नहीं करेंगे। बात भी होगी, देश को समझ में भी आ रही है कि कोई भी हिंदू धर्म का प्रतीक होता है तो उसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती है। तो इतनी ही अगर बीजेपी को चिंता है दक्षिण भारत की, तो बीजेपी क्यों नहीं पैठ बना पाई? बीजेपी क्यों नहीं तमिलनाडु में दिखाई देती है? बीजेपी क्यों कर्नाटक हार जा रही है? ये बड़ा प्रश्न है। बीजेपी हार जा रही है, उसके बाद भी कभी कन्नड़ हिंदी का प्रश्न नहीं उठाया, तमिल हिंदी का प्रश्न नहीं उठाया, मलयाली हिंदी का प्रश्न नहीं उठाया। कौन उठाता है? सिद्धारमैया जब मुख्यमंत्री होते हैं तो सब जगह साइन बोर्ड हटा देते हैं। कर्नाटक में कभी कन्नड़ हिंदी का विवाद नहीं आया, कांग्रेस ने पैदा कर दिया। तमिलनाडु में तमिल हिंदी का विवाद हुआ, उसको नहीं संभाल पाए, आज खुद कांग्रेस खत्म है वहां से। राष्ट्रीय पार्टी थी, और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी और प्रमुख पार्टी, जिसमें एक समय में सब थे, जिस आज भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही, जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
मुखर्जी कौन थे? कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने जनसंघ बनाया, और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सारा हमला किया जाता है, बीएम मुंजे के लेख संदर्भ पढ़िए, जंगल सत्याग्रह पढ़िए, जिसके लिए सरसंघ चालक के तौर पर हेडगेवार जी ने सरसंघ चालक की कुर्सी छोड़ दी थी। मुझे लगता है बहुत सी चीजें हैं जो देश को पता नहीं चली। जब छड़ी हो गई राजदंड, तो क्या क्या देश को नहीं पता हो? कल्पना कीजिए ना, क्या क्या छिपा लिया गया। ये कुछ पहले बोलिए नहीं, सिर्फ एक करेक्शन है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के नहीं थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे, और जब नेहरू की सरकार बनी थी तो चूंकि गांधी ने कहा कि अन्य पार्टियों के लोगों को भी समावेश करना चाहिए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अंबेडकर वगैरह भी सरकार में आए। अब जयशंकर जी कह रहे हैं तो मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। मूलतः कांग्रेसी नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा में बाद में गए, उसके बाद इधर आए, मतभेद हुआ, और कम से कम संदर्भ के तौर पर आप इसको गूगल पे सर्च करिए। मैं कह रहा हूं अमर उजाला जितने लोग देख रहे हैं भी, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी वो किस पार्टी से संबंधित थे, उसको करें, चेक करें। चलिए सर, अब सवाल यह है कि क्या दक्षिण भारत की राजनीति को अपने पास बनाए रखने के लिए या अपनी पैठ बनाने के लिए ये जो सेंगुल वाला विवाद कह लीजिए, या सेंगुल को लाया गया, नई संसद में रखा जा रहा है, क्या बीजेपी का उस तरफ भी इशारा है, निशाना है? देखिए, बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी कदम बिना किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य के नहीं होता है। और राजनीति में इसको मैं गलत भी नहीं मानता हूँ। गांधी जी भी जब कोई कदम उठाते थे तो उसके पीछे उद्देश्य होता था, नेहरू जी भी उठाते थे, तो वो कोई भी कदम, अगर वो मोदी जी किसी गिलास में पानी पी रहे हों, वो गिलास आप पता करिए, हो सकता है कर्नाटक से बना हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जब शिलान्यास हुआ था संसद के भवन का, और जब अशोक के स्तंभ जो ऊपर लगे थे, तो उसमें जो पंडित थे वो कहाँ के थे? दक्षिण भारत के थे। क्या उत्तर भारत में पंडित नहीं हैं? लेकिन दक्षिण भारत के पंडित इसलिए बुलाए गए क्योंकि दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के उसमें है अभियान में कि उत्तर भारत 2024 में अगर उत्तर भारत से उसको घाटा होता है सीटों का, क्योंकि सारा कुछ तय करके होता है, तो दक्षिण से उसकी भरपाई कैसे होगी? तब कर्नाटक के चुनाव नहीं हुए थे। बनारस में तमिल संगम का आयोजन, काशी तमिल संगम, आप देख लिए, वो उसके पीछे जो है, और कल के आयोजन में भी तमिल संत आ रहे हैं, तमिल पंडित आ रहे हैं, वही करेंगे। तो तमिलनाडु को बीजेपी एक तरह से एक अपने नेक्स्ट टारगेट आप मान सकते हैं, पॉलिटिकल टारगेट, राजनीति की हमें वहाँ प्रसार करना है। अच्छा, मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि उत्तर भारत दक्षिण का जो विवाद या जो इस तरह की दूरी है वो पटती है जब कोई बड़ी पार्टी अप्रोच करती है। ये तो बात उसकी हुई। अब बार बार ये हो रहा है कि राजदंड राजधर्म का प्रतीक है, राजदंड, और वो राजतंत्र जो है, सेंगुल जो है, ठीक है। अब सेंगुल नेहरू जी को दिया गया, ये ऐतिहासिक तथ्य है। अब वो हस्तांतरण के रूप में दिया गया या ऐसे ही दिया गया, ये एक विवाद का विषय है जो जयराम रमेश ने कहा। लेकिन अब सेंगुल जो है पार्लियामेंट में रखा गया, तो क्या भविष्य में जब देश में कभी सरकारें बदलेंगी, प्रधानमंत्री कल को दूसरा कोई बनेगा, तो वो सेंगुल उसको दिया जाएगा हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में? क्या ऐसी कोई परंपरा शुरू होगी? ये एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि भारतीय संस्कृति के राजतंत्र के प्रतीक बहुत सारे हैं। जो राज तिलक जब होता था तो मुकुट पहनाया जाता था, तो क्या प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण के बाद कोई मुकुट पहनाया जाएगा भविष्य में कभी? वो भी राजतंत्र का, वो भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जब आप राजदंड और राजतंत्र, तो एक मुकुट भी बनना चाहिए जो हीरा जड़ित हो और वो पहनाया जाए। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण से पहले पूरा शंखोद मंत्रोच्चार के साथ किंग के कोरोनेशन में देखा था, किंग, वो तो राजतंत्र है, वो संवैधानिक राजतंत्र है, वो घोषित वहाँ, इसलिए उससे तुलना मत करिए। हमारा राजतंत्र 1947 को रजवाड़े सब खत्म हो गए। तो ये जो है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ बार बार, आखिर संस्कृति के प्रति कितने लाए जाएंगे? ठीक है, सेंगुल आया पार्लियामेंट में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उसको रख दीजिए पार्लियामेंट में, वो भी एक प्रतीक है। आप म्यूजियम में रखें या संसद में रखें, मैं उसको उस विवाद नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, उसको लाया जाए, राजदंड का प्रतीक है, भाई राजदंड की जो कल्पना थी वो राजतंत्र की कल्पना है। राजदंड की, लोकतंत्र में तो लोकदंड होता है, और लोकदंड जो है वो चुनाव है। अच्छा सर, वो जनादेश। ये तो बताइए आपकी क्या हो गया कि मोदी जी को इतनी जरूरत पड़ रही है कि वही उद्घाटन करें, और आप चाहे भले ही द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना हो, राष्ट्रपति को ना बुलाना, ऐसी क्या आवश्यकता? इससे क्या बड़ा फायदा? नहीं, देखिए वो आवश्यकता ये है कि मोदी जी इतिहास में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, और इसीलिए वो आज देश में जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र सरकार की परियोजनाएं को, अधिकतम उद्घाटन मोदी जी ही करते हैं। ये देख लीजिए आप, गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो सारे उद्घाटन करते थे। तो
अपवाद को छोड़ दीजिए, वरना चाहे राजमार्ग हो, हाईवे हो, पुल हो, कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री है। तो अब ये तो सबसे बड़ा आयोजन है, ऐतिहासिक आयोजन है, जो सैकड़ों साल बाद मतलब हो रहा है और पता नहीं आगे कब होगा। तो निश्चित रूप से अगर वो उद्घाटन करेंगे तो भविष्य में सारी पीढ़ियाँ याद रखेंगे कि भाई इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैंने इसीलिए बताया था कि अगर जो तरीका मैंने बताया था उस शिलापट में ये व्यवस्था होती तो मोदी जी का भी नाम होता, राष्ट्रपति का भी नाम होता, उपराष्ट्रपति का भी होता कि इनकी राष्ट्रपति ने किया और उपस्थिति में ये और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये कार्य ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। थोड़ा शिलापट बड़ा हो जाता लेकिन उसमें सबका नाम होता, वो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होती। लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो अकेले उनका नाम हो। ये एक बात मैं और कहूँगा कि मैं इसी में कह रहा हूँ कि आजकल तो शिलापट बदल भी दिए जाते हैं, सरकारें बदलती है, पुराना शिलापट निकाल के नया शिलापट लगा दिया। वो मैं गलत मानता हूँ। शिलापट बदलना है, देखिए इतिहास को बदलना है, इतिहास से हिसाब चुकाना। अब हर बात में नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी ने ये किया था, नेहरू जी को आप खलनायक बना दीजिए। अभी हर्षवर्धन जी ने कह दिया कि जितनी भारत के सारे रजवाड़ों की संपत्ति नहीं होगी उतनी संपत्ति नेहरू के पास है, नेहरू परिवार के पास है। अरे भाई कहाँ है? नेहरू के नाम, जवाहरलाल नेहरू का निजी विश्वविद्यालय के नेहरू जी की संपत्ति है क्या सोनिया गांधी की संपत्ति है? अब जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया या राजीव गांधी के नाम पर एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट की उनकी संपत्ति हो जाएगी, या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी संपत्ति हो जाएगी। हाँ, आनंद भवन उनकी पैतृक संपत्ति है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा, उन्होंने सरकार को दिया, ट्रस्ट को दो अलग, लेकिन और संपत्ति कहाँ? एक मैरोलिंग फार्म है भाई, जो संपत्ति तो वही मानी जाएगी जिसके लाभार्थी हो आप। तो ये भी अतिशयोक्ति है कि देश भर के जितने रजवाड़ों की संपत्ति होगी उससे ज़्यादा संपत्ति, रियासतों की संपत्ति नेहरू गांधी परिवार के पास है। अब अगर ऐसा है तो लैंड सीलिंग एक्ट और अर्बन सीलिंग एक्ट इनके तहत कार्रवाई करे सरकार। क्या देख रहे हैं? बहुत सुंदर बात विनोद जी ने कही, मैं फिर से दोहराता हूं और इसको उसमें देख लीजिएगा। मैंने कहा कि रजवाड़े खत्म हो गए लेकिन देश का सबसे बड़ा रजवाड़ा पैदा हो गया गांधी परिवार, और उनको भी पता है लैंड सीलिंग एक्ट सब। सर वो आप हम लोग तो बहुत ज़्यादा, और इसीलिए उन्होंने संपत्तियों का ऐसे ही बंटवारा किया है कि उसमें कोई सीलिंग काम नहीं करेगी। मैं उनकी संपत्ति, मैं सिर्फ उस विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसके बाद कहा था कि इस देश में इतने विश्वविद्यालय, इतने दोनों अलग अलग थे, दोनों आपने मिला दिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जितनी संपत्तियों पर नेहरू गांधी के नाम पर इस देश में कब्जेदारी है उतनी किसी रियासत के पास नहीं होगी। दूसरा, क्यों नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के लिए होता ना, प्रधानमंत्री के नाम पर योजनाएं होती, क्यों किसी के नाम पर? राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न, राजीव गांधी कौन सा खेल खेल रहे थे? मुझे लगता है कि ये चीजें हैं। अब ध्यानचंद के नाम पे जब खेल रत्न होगा तो जो लेगा उसको भी अच्छा लगेगा। आप कुछ अच्छा करते, नेहरू जी के नाम पे कुछ कर देते, कुछ ऐसा काम कर देते जो उनके नाम पे एक अलग से पुरस्कार कर देते। मैं इसकी बात कर रहा हूं, दोनों मिलाना उचित नहीं है। नहीं, आपने संशोधन कर लिया अपने बयान में, ये अच्छी बात है और इसके लिए मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूं। आपने कहा था संपत्ति इतनी इकट्ठी हुई है, नहीं तो वो तो हम देख लेंगे। हर्षवर्धन जी, थोड़ा आपने संशोधन किया, इसके लिए आपका साधुवाद है कि कम से कम आपने जो है उसको, और मेरा सम्मान, नहीं गलत नहीं सुना, की पूरी बहस आप लोग देखिएगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ जो बीच में रह गई बात, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष, इनके बीच में 2024 तक चलेगा राजनीति का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहेगी कि एक ऐतिहासिक मौके को जो है विपक्ष ने बहिष्कार करके संसद का अपमान किया, और ये कहेगी, और विपक्ष कहेगा कि उन्होंने एक आदिवासी महिला और दलित राष्ट्रपति और आदिवासी राष्ट्रपति का, तो ये मुद्दा गरमाएगा, ये चलेगा, ये राजनीति का एक मुद्दा बनेगा, और ये आने वाले दिनों में हम इस पर बहुत बहस करते रहेंगे। चुनावी साल है तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन प्रवीण, सवाल ये है कि इस पूरे मुद्दे से, संसद भवन के इनॉग्रेशन जो लोकार्पण होने वाला है, किसको फायदा हो रहा है और क्यों हो रहा है? हाँ, ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा था। अब दिलचस्प पहलू ये है, देखिए अभी बातचीत में कौन निकला है? नेहरू जी। मैं बता दूं, हर्षवर्धन जी को भी बता दूं, बीजेपी के बड़े चर्चित सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय थे एक ज़माने में, आजकल तो किनारे हैं। वो नेहरू जी के बारे में अभी बिल्कुल ताज़ा बयान, कल का बयान है, अभी रिपोर्ट चलाई है। वरुण गांधी। वो बीजेपी सांसद, उनकी पहचान ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन सबको पता है कि वरुण गांधी कैसे किनारे हो गए। अब वो नेहरू जी के विषय में जो बोल रहे हैं वो भी समझने जैसी चीज़। मावलंकर जी का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि नेहरू जी कितने महान थे, मेरे परनाना थे। अब ये यूपी की सियासत, आपने कहा फ़ायदा, आपके सवाल का जवाब है ये कि नेहरू जी का मुद्दा फिर से आ गया।
प्रधानमंत्री संग्रहालय नेहरू जी का नाम जब हटा था, वो भी रिपोर्ट बहुत लोगों ने देखी, उस पर भी कई टिप्पणियाँ आई थी, कई लोगों ने आलोचना भी की, कई लोगों ने समर्थन भी किया, किसी का नाम क्यों। अच्छा, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सर ने अभी एयरपोर्ट और खेल रत्न और सारी बातें हो गई, अब देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर जो था उसी का नाम बदल दिया, तो वो एक लॉजिकल लगता था कि देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पे कोई अगर संग्रहालय का नाम है तो वो चल सकता है, लेकिन उसको फिर नहीं, ये आपने अच्छा संशोधन कर दिया, ये आप संशोधन कर दिया, संशोधन के बाद बात पूरी हो जाए ना। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर संग्रहालय हो, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू देश के महान नेताओं में थे, इसमें भी किसी को ऐतराज नहीं। प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ रह गया, उसकी आलोचना होगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय होगा, और अभी जो संग्रहालय बना है आप जाकर देखिए, मैं कहता हूं जिसने नहीं देखा है देखे। पहले नेहरू जी की संपत्तियों को जिस तरह से रखा गया था, उनकी निजी जो चीजें थी, कहां पढ़ते थे, कैसे बैठते थे, क्या करते थे, वॉशरूम से लेकर सब कुछ, और आप जाकर देखिए प्रधानमंत्रियों के विजन के लिहाज से हर प्रधानमंत्री के संग्रहालय का कोना है और उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय है, किसी के नाम पर नहीं, वो मोदी ने बनाया। ये बहुत अच्छा प्रयास रहा, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात नामों की चल रही थी कि उसमें प्रयास जो किए जा रहे हैं, अगर जो तो ये सचमुच में कोई बड़ा मैसेज देने के लिए किया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया, और जैसे सर ने जो दिया, मैंने ये सवाल हर्षवर्धन जी से भी पूछा था, वो फायदा किसका है, सवाल वही है। इसमें किसी का फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कौन सा लॉन्ग टर्म विजन हम देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मामला होते वो करना चाहते थे उद्घाटन, ये सर की बात लॉजिकल है उनको, या हम इसके बारे में नहीं सोच सकते कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि राष्ट्रपति के नहीं आने को विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना लेगा। विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया। हाँ, तो ये शायद बीजेपी ने ना सोचा हो कि इतना बड़ा मुद्दा बनाएगी, पर ये इसमें निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिलना उसका फायदा दिखाता है। पर ये बात जो भी हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे, विनोद जी ने भी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अगर राष्ट्रपति के नाम पर बॉयकॉट करने की बजाय विपक्ष वहां जाता, काली पट्टियां पहन के जाता, अपना विरोध जताता, मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देना है, उनका नाम उस सूची में है, वहां पर विरोध जताता, या जैसे सर ने कहा अपने आदिवासी नेताओं को भेजता वहां पे, वो ज्यादा बेहतर तरीका नहीं होता? जी देखिए, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, विरोध करना, उसको बहाना चाहिए, राजनीति। ये वो लोग कहते हैं अड़ंगा लगाना, आप जिसको बहाना, आप जो भी कहे अड़ंगा कह लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इससे, इस शब्द से भी कोई, उनका काम है अड़ंगा लगाना, उनका काम है उनको विरोध करना, उनको विरोध का मौका किसने दे दिया? आप विरोध के लिए विरोध करना, इनॉग्रेशन का विरोध करना, उसका लॉजिकल उनको मौका मिला है, उनको मौका मिला है कि राष्ट्रपति नहीं जा रही है। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, उसमें छूट गई थी, जल्द संक्षेप में कह रहा हूँ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो भारतीय संस्कृति के नाम पर उन्होंने जो शब्दावली, राजनीतिक शब्दावली है, वो सारी राजतंत्र वाली है। राज तिलक, चक्रवर्ती, ये सारे राजतंत्र शब्दावली के शब्द हैं, भारतीय संस्कृति के शब्द हैं, नो डाउट। लेकिन ये राजदंड, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी, ये नारा तो तब से लग रहा था। उसको लोक तिलक भी कर सकते थे कि लोक तिलक की करो तैयारी, लेकिन राज तिलक तो कहीं ना कहीं मानस में वो राजवंश, राजतंत्र की वो बात है, वो कहीं ना कहीं उस पूरी धारा में है। किसी भाजपा में कि सबके में? नहीं, किस संस्कृति भाजपा में कि सब में? बाकियों में कहाँ राज तिलक की तैयारी कौन करता है? आप बताइए, किसी दल ने राज तिलक नारा लगाया कभी? राज तिलक हिंदुस्तानी मानस में है, हमको पसंद आते हैं नेता, हमको कल्ट पसंद आते हैं, लेकिन आप उसको लोकशाही भी तो कहिए ना। समाजवादी हमेशा लोकशाही कहते थे, लोहिया हमेशा लोकशाही कहते थे, कभी राजशाही नहीं कहा। तो आप उसको लोक तिलक कहिए, आप बदलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये सामंती शब्द जो हैं, इनको आप धीरे धीरे, तो ये सेंगुल जो है ये सामंती तो चोल राजवंश का है ना, राजवंश, वो कोई वैशाली के गणतंत्र का थोड़ी है। अगर वैशाली के गणतंत्र का होता तो हम मानते हैं लोकतंत्र का प्रतीक है। जी, आप कुछ बोलिए। देखिए, ये बहुत सुंदर बात है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी, एक बढ़िया नारा दिया। अब इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ तो राज तिलक होता है। और आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हर बार कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी के नज़दीक पहुंच जाएगा, कौन अध्यक्ष बन जाएगा, कल्पना ही नहीं। वहाँ तो सब कुछ तय है। राज परिवार कहाँ है? राजतंत्र, नेहरू गांधी परिवार, उससे आगे जा नहीं सकती। और देश के अलग अलग राज्यों में परिवार ही परिवार हैं, यही चल रहा है जी। आज़ादी के बाद 20 अध्यक्ष गैर गांधी हुए, अब कहते हैं आप देख नहीं सकते। नेहरू के बाद शास्त्री प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी उसके बाद बनी। आप कह रहे हैं राजवंश मजबूरी में नहीं, मजबूरी कहा की है? किसकी मजबूरी थी वहां पर? कामराज ने बनाया था, कामराज मजबूर थे क्या? और इंदिरा गांधी की हैसियत थी उस समय?
इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया थी उस समय। क्या बात कर रहे हैं हर्षवर्धन जी? इतिहास से मत खेलिए, इतिहास के तथ्यों पर बात करिए। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी नहीं बनी, मैं ये कर, हाँ राजीव गांधी जब बने तब जरूर राजवंश के तरीके से उनको बनाया गया, जो कि वरिष्ठ लोगों को अनदेखा करके। ये बात सही बात है। मनमोहन सिंह गांधी परिवार से आते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार से आते हैं। अरे भाई दोनों तरह की चीजें, राजशाही तो है, नहीं राजशाही क्या है, दोनों तरीके हैं। एक परिवार है वो, उस परिवार, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तय करना है किसको नेता माने किसको न माने। पीवी नरसिम्हा राव को पूरा कार्यकाल रहा, तो आप बार बार एक, चूंकि आपको परिवार हमेशा खटकता है, क्योंकि हमेशा आपके विकास में, आपके विचार के विकास में परिवार सबसे बड़ा बाधक है, तो उसको आप निशाने पर लेते हैं। बाकी सारी पार्टियों में, देश की जिन पार्टियों से गठबंधन भी आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वहां सारे जो है परिवारवाद और राजवंश चल रहे हैं, तब कोई ऐतराज नहीं है आपके। तो ये मतलब जो दोहरा मानदंड है परिवार की राजनीति का, ऐतराज तो सबसे गैर परिवारवादी पार्टी तो सीपीएम थी। इस देश के मानस से क्यों नहीं स्वीकार किया उसको? खत्म हो गई। ज्योति बसु के बाद चंदन बसु तो नहीं आए, और सबसे ज्यादा कैडर बेस, सबसे ज्यादा विचार पर आधारित और सबसे ज्यादा गैर परिवारवादी पार्टी, और सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक इस मामले में कि ज्योति बसु से जैसे बड़े नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उनके पॉलिट ब्यूरो ने, तो लेकिन देश के अंदर नहीं स्वीकार किया उसको, वो आज एक राज्य में सिमट के रह गई। आप देखिए, कम्युनिस्टों का तो बोला मत कीजिए भाई। मॉस्को में बारिश होगी, दिल्ली में छाता लगाएंगे, नहीं चलेगा ये। और ये जुमले ही थे जो खत्म कर दी कम्युनिस्ट पार्टी को। और दूसरा, राजतंत्र, राज परिवार, राज तिलक कैसे होता है इसको समझिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हर डिबेट में कह देते हैं अरे यूपीए चेयरपर्सन संवैधानिक पद था, भूल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में वो है मुकुट, भले नहीं सोनिया जी के ऊपर वो लगा दिखता है उनको। इसीलिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, यूपीए चेयरपर्सन से नई बात बनी तो बनाई गई नेशनल एडवाइजरी कमेटी। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक पद बना दिया गया, कैबिनेट से बड़ी कैबिनेट उनकी एनएसी हो गई। और फाइलें कहां जाती थी हम क्या बताएं, संजय बारू जी से पूछिए, उनकी किताब पढ़िए। इसीलिए 206 से 43 पे पहुंच गए। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो है 304 से 30 पे पहुंच जाए? इसलिए वो ना करें, वो नहीं करो। जयशंकर जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे काफी देर से जी। नहीं, कई बातें ऐसी आ गई जिसका करेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ। जैसे अभी हर्षवर्धन ने कहा कि साहब वो राजीव रत्न खेल अवार्ड देना शुरू कर दिया, राजीव गांधी ने कभी खेल नहीं खेला, नरेंद्र मोदी ने कब क्रिकेट खेला था, उनके नाम पे स्टेडियम बना दिया। दूसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक सेकंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जैसा कहा, अब एक बार फिर से कहूँगा कि चेक करने की जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे, जिस हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके बंगाल में सरकार चलाई थी। फिर वो नेहरू की सरकार में आए थे, जैसे मैंने कहा कि गांधी ने कहा था कि सभी लोगों को समावेश करना चाहिए। भारतीय जनसंघ की, जिसकी बेटी भारतीय जनता पार्टी है, उसके संस्थापक अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जैसे आप लोग बार बार कह रहे थे कि नेहरू के नाम पे सब कुछ नेहरू के नाम पे है, गांधी परिवार के नाम पे है, भाई इनके पास, इनके परिवार में है कौन? आज़ादी के लड़ाई में एक आदमी का नाम बता दीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए आदमी का एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसका कोई योगदान रहा हो। आप जो उसका नहीं है, आज देखिए हर रेलगाड़ी में दीन दयालु कोच, मुगल सराय दीनदयाल नगर या पुरम क्या नाम रख दिया। जहाँ आपके पास गिनती के 2 ही तो 3 लोग हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उन बेचारे को आपने बैठा के रख दिया है। अटल जी का नाम लेने में आपको शर्म आती है, तो आप करें क्या? दिक्कत यही आती है ना भाई। हेडगेवार जी का कह देते हैं लोग कई बार कि हाँ वो तो जेल गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के उस समय थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय जयशंकर जी ने जो दे दिया। देखिए अब हम तो इनकी बात के अलावा किसी को क्या माने, क्योंकि ये तो खुल के कह रहे हैं, सब कुछ उलट कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि हेडगेवार जी तो कांग्रेस के थे, उस वक्त तो जेल गए थे तो कांग्रेस से गए थे। मैं यही कह रहा हूं, इस देश को जो नेहरू गांधी परिवार की निजी संपत्ति बना दिया गया कांग्रेस को। कांग्रेस इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी थी, लाल बाल पाल थे, हिंदू धड़ा था, मुस्लिम धड़ा था, सेकुलर धड़ा था, हर तरह के लोग थे। लेकिन जब एक परिवार में गया तो उसी में से निकल कर लोग बने। और ये जयशंकर जी मानेंगे क्या? ये तो मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश की राजनीति को जो गांधी जी ने कहा था भैया कांग्रेस खत्म करो, कांग्रेस खत्म होती तो हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड में थी। लेकिन एक राज परिवार था, मुकुट लगाए बैठा था, उसी का राजतंत्र चलाने को बहुत बढ़िया जयशंकर जी ने बताया। संघ के प्रमुख को ये कह रहे हैं कि वो जेल गए और कह रहे हैं एक संघी बताइए। ये देखिए, इतिहास को पढ़ो यार। अरे मैं तो आपके बोलिए, सुन तो लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर, उनसे जब संघ के लोगों ने कहा कि महाराज 42 का जो आंदोलन चल रहा है उसमें हमको क्या करना चाहिए, क्या अंग्रेजों के खिलाफ हमको आंदोलन करना चाहिए, तो गुरुजी ने क्या कहा? नहीं,
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको अपने अंदरूनी दुश्मनों से लड़ना है। कौन? कम्युनिस्ट और मुसलमान। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त क्या कहा, जरा वो भी बता दीजिए। क्या कहा था? क्या कहा था उन्होंने? कौन दुश्मन है, क्यों नहीं जा रहे हैं, किस धर्म में? बताइए ना सर, आपने बताया, पूरी लाइन बोलिए ना। आप तो वरिष्ठ हैं, आप ऐसे काट काट के दिखाएंगे इतिहास। यही इस देश का दुर्भाग्य है, इसी ने बेड़ा गर्क किया। नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए देश की राजनीति को नहीं मिली। और एक परिवार की, जो भी आप कहें, एक परिवार के पीछे अगर पूरा देश जाएगा तो वहीं जाएगा जहां कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। और वो परिवार ने तो नेता बना दिया ना, खड़गे साहब आ गए, अलग हो गया भाई वो परिवार। नहीं कहाँ है अध्यक्ष वो? फिर मैं कह रहा हूं, देखिए फिर सुमित जी, आप जानबूझ के अनजान बनेंगे, जानबूझ के। आज क्या कहते हैं, मोदी है तो मोदी के आगे कुछ नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी के आगे कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं क्या कि राहुल जी के आगे खड़गे जी? बोलिए, हिम्मत है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। नहीं, गलत उदाहरण नहीं देना चाहिए। अम्बेडकर की बात जब आई कि अम्बेडकर ने इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया, क्या कहा था उन्होंने, आप बता दीजिए। नहीं, आप ये बताएं, अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा क्यों? सर बताइए क्यों अम्बेडकर ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? ये इस पर बहस करनी चाहिए। सीधी सी बात है कि देखिए, आप जो देखिए असल क्या है, नहीं एक सेकंड, एक सेकंड जी, मैं जो कह रहा था कि पूरा का पूरा जो मैंने जो उसमें भी जिक्र किया था कि राजतंत्र, धर्मतंत्र, हिंदू राष्ट्र की बात का ये नया संसद भवन का उद्घाटन जो हो रहा है, उसमें सारा कुछ उसी हिंदू राष्ट्र में दलित और आदिवासी कहाँ हैं, पिछड़ी जात के लोग कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं? ये हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता कोई बता दें हमको। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, आज वही राष्ट्रपति है, बुला नहीं रहे, उसके घर के उद्घाटन में बुला नहीं रहे हैं, वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनका घर तो राष्ट्रपति भवन है ना? नहीं, राष्ट्रपति भवन नहीं, राष्ट्रपति भवन भी संसद की सर्वोच्च प्रमुख है, वो संसद की सर्वोच्च प्रमुख वही है। मैं वही कह रहा हूँ जयशंकर जी, आप देखिए, ये तो द्रौपदी मुर्मू के दफ्तर से आना चाहिए था ना, उनकी तरफ से उनके प्रवक्ता को बोलना चाहिए था कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया। आप देखिए, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का आप लोगों ने कहा कि भाषण होना था, उसमें बोलते हो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता जो विपक्ष के नेता है, उसको संसद भवन को दिखाया तक नहीं गया। आज तक उनको एक बार दिखाया नहीं गया कि संसद भवन इस तरह से बन रहा है, इसमें ये बनेगा, इसमें ये बनेगा। आज तक उनको नहीं दिखाया गया, विपक्ष के किसी नेता को नहीं दिखाया गया। ये संसद भवन जो है, राज्यसभा के चैम्बर अभी नहीं बने हैं, लेकिन चूंकि सावरकर के जन्मदिन पे उद्घाटन करना था, इसलिए 28 मई का डेट तय किया गया। एक माफी वीर जिसने माफी मांगा, जिसने अंग्रेजों से वजीफा लिया। ये कहावत है, कहते हैं लोग कि उन्होंने माफी मांगी थी एक रणनीति के तहत। भाई रणनीति बता दो हमको। जब जेल छूट करके आए तो सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान किया? उनको अंग्रेज से किस लिए वजीफा मिलता रहा? एक बार उन्होंने लिख के दिया कलेक्टर को, कहा कि साहब हमको वजीफा कम पड़ रहा है, हमको पैसा बढ़ा दीजिए। तो कलेक्टर ने कहा, एक सेकंड, कलेक्टर ने कहा, कलेक्टर ने कहा कि महाराज मेरी तनख्वाह आपके वजीफे से कम है। ये थे हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता वीर सावरकर। और सावरकर को अगर ये लोग आदर्श मानते हैं तो कहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श है। सावरकर कहते थे कि गाय भोजन है, गाय एक भोज्य पदार्थ है, जाहिल जानवर है। कहते हैं कि सावरकर कहते थे, एकदम सही कहते थे, हम मान लेते हैं, दंडवत है हम इनके सामने। कहते हैं नहीं जी। देखिए सुमित जी, ये सब होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस ने इस देश से घृणा की है। और वो कांग्रेसी तंत्र जो है निरंतर ये काम करता जा रहा है। मैं आपको 3 बातें ऐसी बताती हूँ जिससे ये समझ भी आएगा घृणा कैसे कैसे कहाँ कहाँ। वॉर मेमोरियल देखा है आपने, जितने लोग बलिदान हुए, शहीद नहीं कहूँगी मैं उनको, उन सब के नाम की पट्टियाँ लगी हुई हैं और लोग जो हैं, उनके परिवार के लोग, उनको अब ये गर्व होता है कि चलो जी हमारे लोग हैं, अपने परिवार के लोगों को लेके आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, इमोशनल कनेक्ट करते हैं। किसने किया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कांग्रेस का कोई भी एक व्यक्ति घृणा फैलाने का काम, कभी वहां पर गए? 2 फूल के पत्ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेहान, राजीव गांधी वाड्रा उर्फ जो भी, वो लोग कभी गए? नहीं गए। दूसरी मैं ये कहूंगी घृणा फैलाने की काम यही देश में कर रहे हैं वो। दूसरा देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल किसके थे? कभी वो वहां पर पहुंचे? एक पत्ता फूल का चढ़ाया? कभी नमन किया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको घृणा फैलाना है देश में। ये निरंतर करते आ रहे हैं। ये घृणा इन्होंने ये लोकतंत्र के मंदिर को लेकर भी फैलाई है। घृणा प्रतीकों से कर रहे हैं कि इनकी घृणा नरेंद्र मोदी से? नहीं, ये प्रतीक नरेंद्र मोदी से ही नहीं, मैं कह रही हूँ देश से घृणा करती है कांग्रेस की घृणा। सर हंसने की बात नहीं है, ये बहुत गंभीरता से कह रही हूं मैं, और ये सबको समझना चाहिए। ये घृणा खाली इसलिए नहीं है, लोग
लोकतंत्र के मंदिर के बनने पर घृणा, उनको ये लगा कि आजादी के अमृत महोत्सव में, अमृत काल में देश का एक गौरव बन रहा है जिस पर देश का एक एक व्यक्ति नाज करने वाला है, उसके प्रति घृणा फैलाना। एक आदिवासी महिला, दलित महिला राष्ट्रपति के पद को घृणित, उसके लिए एक बदनाम करना उसको कि उसको नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, ये संविधान में भी है, सबको पता है। बावजूद इसके इस बात को लेकर आ जाना, मैं आपको 3 बातें बता रही थी और ये घृणा फैलाने का काम कांग्रेस जो करती आ रही है। और सुनिए, इसी घृणा का नतीजा है कि देश की जनता ने कांग्रेस को इतना भी सीट नहीं दिया कि वो नेता विपक्ष की भूमिका निभा पाए। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस ने घृणा फैलाया, देश की जनता ने उस घृणा का जवाब दिया। कांग्रेस ने जो करनी की उसका फल मिला। वो 250 से घट के 40-45 पे आ गई, 50-55 पे आ गई। ये घृणा फैला रही है, 24 में फिर मिलेगा। यही तो लोकतंत्र है, यही तो जनता की ताकत है कि जिसको नहीं पसंद करती है। हरा दिया ना मुंबई को, कर्नाटक में अभी हराया था ना, गुजरात में दोबारा भूपेंद्र पटेल को लेके आया ना इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ। तो जो जनता चाहेगी वो होगा, उसमें किसी को इनकार नहीं है। तो फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जब कहते हैं कि जनता का नेता नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, तब फिर क्यों बदलाती है कांग्रेस जी कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने शहादत दी? अरे सुमित जी, शहादत इस देश में बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन वो एक परिवार तक सीमित होकर नहीं रह गया। वो एक परिवार तक सीमित होकर नहीं रह गया। देश में बहुत बड़े बलिदानी हुए देश को आजादी दिलाने के लिए। उन लोगों का नाम कभी कांग्रेस पार्टी लेकर सामने आई, उसको सामने लाने वाला अगर व्यक्ति कोई था तो वो नरेंद्र मोदी थे। देश के पटल पर अरे सुनिए, अरे पीछे से डिस्टर्ब हो रहा है। घृणा फैलाने का कांग्रेस करती रही है और आईना दिखाया देश की जनता ने। अब मुझे वाइंड अप करना है जी, अदिति में लास्ट कमेंट के लिए। भाई, कांग्रेस अगर देश से घृणा करती तो उसके 2 प्रधानमंत्री शहीद हुए इस देश के लिए। आरएसएस या बीजेपी का कौन सा आदमी है, कौन सा नेता है जिसने शहादत दी है इस देश के लिए, ये बता देना चाहिए। एकदम गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, ठीक है, राजनीति। और दूसरा, एक सेकंड, दूसरी बात ये, जैसे इन्होंने कहा ना कि आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि वो नेता विपक्ष नहीं चुन पा रहे थे। भूल जाते हैं आप भाई, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सांसद थे, सिर्फ 2 सांसद, लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्य 1984 के चुनाव में। बताइए, पर 84 तो अनप्रेसिडेंटेड था सर, 84 तो अनप्रेसिडेंटेड था, तो इसलिए राजनीति में होता रहता है। देखिए, ये ठीक नहीं, ये बात कितने ही रह गए। देखिए, कात्यायनी जी बहुत विदुषी महिला हैं और मैं अपेक्षा ये नहीं करता कि कोई, हम अपने को स्वतंत्र विश्लेषक भी कहें और ये किसी एक पार्टी के लिए कह दें कि वो देश विरोधी है। मैं किसी पार्टी को देश विरोधी नहीं मानता। जो पार्टी इस देश के संविधान की शपथ लेकर के स्वीकृत राजनीतिक रूप से, विचार अलग हो सकते हैं, देश विरोधी नहीं हो सकती। न बीजेपी देश विरोधी है, न कांग्रेस देश विरोधी है, न कम्युनिस्ट पार्टी देश विरोधी है। अगर देश विरोधी होती तो अब तक जेल के अंदर होते उसके नेता। नंबर 1, जिस कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी आप कह रही हैं, सर विरोधी नहीं, घृणा। बोलने दीजिए ना, घृणा का मतलब देश विरोधी होता है। नहीं सर, घृणा और विरोध में फर्क है। जिससे आप घृणा करते हैं उसका विरोध करते हैं। सर, घृणा विरोध में फर्क है। ये क्या बात हुई? हाँ, घृणा, इसीलिए मैंने कहा खतरनाक ही लाइन है, घृणा है। बस माइक है इसलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की बात कर रहा हूं। इसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में 1962 की लड़ाई भारत हारा चीन से, शर्मनाक था। इसी कांग्रेस पार्टी के शासन में शास्त्री जी के नेतृत्व में 1962 में पाकिस्तान को हमने हराया, गौरव का विषय था। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, गौरव का विषय था। 1974 में पहला परमाणु विस्फोट किया, गर्व का विषय था, जिसके बाद अटल जी ने दूसरा विस्फोट किया। और 1975 में देश के नक्शे में एक राज्य, एक देश जोड़ा, सिक्किम को, वो भी गर्व का विषय था। तो ये सब भी इस इतिहास में दर्ज हैं, तथ्य हैं। इसलिए किसी एक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के भी जो उपलब्धियां हैं, मैं उनकी भी बात करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। अटल जी ने परमाणु विस्फोट किया, गोल्डन कॉरिडोर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें इनकी चर्चा होगी जब उनका कार्यकाल कभी पूरा होगा। देश के हर प्रधानमंत्री ने, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने देश को निर्माण में कोई न कोई योगदान दिया है। इसलिए ये कहना कि पहले कुछ नहीं हुआ या फलानी पार्टी को देश से घृणा है, ये मैं इससे असहमत हूं। उनके विचार है, आपकी बात आ गई। नहीं, विनोद सर जो कह रहे हैं इससे असहमति, मैं फिर कह रहा हूं आपके विचार से तो असहमति हो ही नहीं रही मेरी आज। बिल्कुल नेहरू जी से लेकर आज तक के प्रधानमंत्री ने सबने योगदान किया है।
लेकिन अगर किसी की पॉलिसी में गड़बड़ है, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ छिपा दिया, किसी ने कुछ जानने नहीं दिया, भाई वो तो बताएंगे ना। यही तो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र ये थोड़ी नहीं कि आप राजशाही कह रहे हैं कि एक परिवार के बारे में कुछ बात मत कीजिए, उसकी कमियों की बारे में बात मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा सर, वो तो बात करेंगे। नहीं तो फिर ऐसा है ना, ये सब पर लागू होगा ना। ये नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक पे लागू होगा। सबकी उपलब्धियां और सबकी कमियां बताई जाएंगी, लेकिन आप एक ही की बताते हैं, दूसरे की नहीं बताते। नहीं, बिल्कुल बताना चाहिए, चाहे वो गांधी नेहरू परिवार हो। हम लोग तो देखिए, हम लोग तो नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ लड़ते रहे। मैं तो इमरजेंसी में जेल में रहे, हम हमारे बाप दोनों जेल में रहे, एक ही जेल में रहे, इसलिए हमको सब बातें नहीं है। सवाल एक ही है भाई, आप उस परिवार की जगह आपने संघ परिवार बना दिया। अब संघ परिवार की महिमा मंडन करते रहिए, उसकी जगह पे आपने नरेंद्र मोदी, हर छाप पे नरेंद्र मोदी। भाई नेहरू की बात आप कर रहे थे, इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जो भी काम होगा नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई नहीं, एक अहम द्वितीय नास्ति। तो अगर ये चलना है परिपाटी तो कोई बात ही नहीं है। प्रेम कुमार जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं अदिति के पास जाना है। ये ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बॉयकॉट के ज़रिए, जिस दिन संसद के इनॉग्रेशन में नहीं जा रहे हैं, 20 पार्टियां नहीं जा रही हैं, ये एक विपक्ष की एकता की भी तैयारी हो रही है? मोदी का विरोध तो हो ही रहा है, पर विपक्षी एकता की ये पहली सीढ़ी है जहां पर एक साथ 20 पार्टियां खड़ी हो गई हैं। देखिए, ये सिग्निफिकेंस तो है इस घटना का, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकजुटता है जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर कभी प्रतिवेदन दे करके, कभी एक साथ बयान जारी करके विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी एकजुटता इससे पहले नहीं देखी गई है। ये एक बात है, लेकिन इस घटना से विपक्ष की एकजुटता तो एक बात है, लेकिन जो बात स्थापित हुई है और जो बात आगे हमेशा कही जाती रहेगी, जैसे माफी वीर सावरकर कहा जाता है, वैसे उद्घाटन वीर नरेंद्र मोदी कहे जाएंगे, जिन्होंने एक उद्घाटन का लोभ छोड़ने को तैयार नहीं है, भले ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी उससे होती हो। बताइए, राज्यसभा जिसके प्रमुख उपराष्ट्रपति होते हैं, पीठासीन समझिए, तो उनकी भी गैर मौजूदगी होगी। लोकसभा स्पीकर का जितना वैल्यू है उतना ही डिप्टी स्पीकर का, डिप्टी प्रेसिडेंट का भी है, लेकिन वो भी गैर मौजूद होंगे, राष्ट्रपति भी गैर मौजूद होंगे। तो ऐसी स्थिति में इस उद्घाटन वीर को हमेशा याद किया जाएगा। ये मैं बात कहता हूं, ये सिग्निफिकेंस है विपक्ष की एकजुटता। अदिति, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। इस डिबेट को अगर वाइंड अप करना हो तो क्या ये नरेंद्र मोदी की ही महत्वाकांक्षा रही कि उन्होंने राष्ट्रपति के उस पद को इग्नोर किया, उसको उनको नहीं बुलाया जानबूझ के? इज इट सो? देखिए सुमित जी, जो मैं बोलूं शायद बुरा लगे, बट हम किसको? जो डिस्कशन पैनलिस्ट को अच्छा। 50, 60, 70 साल पहले की हिस्ट्री डिस्कस करना टीवी डिबेट में बहुत अच्छा लगता है, बट आज की डेट में एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वोट्स, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इलेक्शंस। आज की डेट में जब 60% से ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, आपको लगता है कि इस डिस्कशन, इस डिबेट में उनको इंटरेस्ट है? आज की डेट में वो देख रहे हैं कि जो एडविन लटिन्स ने एक पार्लियामेंट स्ट्रक्चर बनाया था, अब आज की डेट में वो इंडियन मेड पार्लियामेंट स्ट्रक्चर है। उनको उस चीज से इंटरेस्ट है, उनको उस चीज से इंटरेस्ट है कि उनका फ्यूचर क्या है। और मैं ये इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जो कांग्रेस को वोट देते थे पहले, आप बीजेपी को वोट देते थे, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना लीनिंग चेंज करेंगे। बट फोकस हर पॉलिटिकल पार्टी का आज की डेट में रहा है कि जो नई जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप उनको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करें। आप दीनदयाल उपाध्याय की बात कर ले, आप आरएसएस की बात कर ले, आज की डेट में युवा को उसमें शायद हिस्टोरिकली इंटरेस्ट हो, बट जब वो वोट देने जाएगा वो आज देखेगा कि क्या है उनके सामने। तो वोट देगा वो? अगर वो बीजेपी इस तरीके से पुश कर रही है, वो उनका नैरेटिव है कि ये हमने बनाया, ये अपॉर्चुनिटी थी। मीरा कुमार ने एज लोकसभा स्पीकर बोला था पार्लियामेंट इज क्राइंग, क्योंकि जिस तरीके से क्रैक्स थे, कांग्रेस के पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, पूरी कंट्री उनके अंडर थी, मैक्सिमम स्टेट्स वर रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कुछ नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ओपन विंडो था, वो फ्री में
ओपन विंडो उनके पास आया, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन लेकर आ। इतने लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस टाइम पे भी कहा कि सेंट्रल विस्ता आप जो इंडिया के फंड्स हैं आप उससे निकाल रहे हैं, आप उस टाइम पे कोविड पैंडेमिक में क्यों नहीं लगा रहे। पूरे देश, दुनिया भर ने आकर, डेवलप्ड नेशंस ने इंटरनेशनल फोरम्स में एक्सेप्ट करा कि इंडिया का जो कोविड वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी था वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनका क्रिटिसिज्म कहाँ गया? कहीं नहीं गया। टुडे द यूथ इज वैक्सीनेटेड, कहाँ गया? कहीं नहीं गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आप देखिए किस तरीके से उन्होंने कोविड को या पैंडेमिक को मैनेज करा है और कैसे इंडिया ने मैनेज करा है। यूपी में जो हुआ, जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ, वो अग्रीड कि वो अवॉइड हो सकता था, बट पैंडेमिक था, हर देश बहुत पहली बार ये कोशिश कर रहा था। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने आप को एस्टैब्लिश करा है। मैं ये कह रही हूँ, नैरेटिव जहां तक सेट करने की बात है, ये जो बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने क्या करा, आरएसएस ने क्या करा, पंडित नेहरू ने क्या करा, वो सब केप्ट असाइड। एक नए जेनरेशन के लिए बीजेपी एक नैरेटिव क्रिएट करती है, वर्क करता है। लास्ट इसी नोट पर सबके लिए सवाल है, नरेंद्र मोदी के 9 साल के कामकाज को 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप? देखिए, हम आई डोंट थिंक हमको जज करना चाहिए कितने मार्क्स है, क्यों नहीं करना चाहिए? पर जिस तरीके से इंडिया को, मैं सिर्फ उसी नजरिए से देखती हूँ कि इंडिया को जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से एस्टैब्लिश करा है वो एक अचीवमेंट तो है। डोमेस्टिक इश्यूज बहुत है, इन्फ्लेशन है, नंबर 1 to 10 इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। नॉट एन इशू। आई डोंट वांट टू गिव 10, किसी भी गवर्नमेंट को 10 देना आई थिंक करेक्ट नहीं है। 0, 2, 3, 5, 7, 8 व्हाटएवर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नंबर मैं नंबर नहीं दे पाऊंगी बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज स्टिल हियर। लेट्स सी व्हाट दे डू इन द नेक्स्ट 5 years if they are elected। एक साल बचा है, एक साल ही बचा है अभी तो 5 साल की बात है। कहते नहीं जी, अदिति ने ठीक कहा है, ये बात मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस को तो अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से शिकायत होनी चाहिए। 10 में से नंबर वाइंड अप करना है, 2 घंटा होने वाला है। मैं 9 में 9 नंबर दूंगी। 9 में से 10 में से 9 साल आपने कहा था, 9 साल के कामकाज के 10 में से नंबर। हाँ, तो 9 नंबर देती हूँ। 10 में से 9। प्रेम कुमार जी, देखिए, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए और इस वजह से कॉपी चेक नहीं कर रहे? पास कर दूंगा, बस पास कर देंगे। तो 10 में से 40, 4। प्रेम कुमार, सॉरी जयशंकर जी। नहीं सुमित, सुझाव ये है कि आप 9 साल की उपलब्धियों पे अलग से एक चर्चा करा ली। हाँ। क्योंकि एब्रप्टली तो कोई नहीं दे सकता। जो वायदे करके ये सरकार आई थी, उन वायदों पे पूरी तरह से विफल रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कह दिया था कि वो तो जुमला होते हैं भाई, चुनाव के समय बोलते हैं जो, वो तो जुमला होते हैं, इसलिए उस आधार पर बात नहीं कर सकते। प्रचार जीवी, उद्घाटन वीर, इन सब मामलों में अगर देखेंगे तो हम भी 9 पे 10 पे 11 नंबर दे देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जब बात आएगी कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को क्यूमुलेटिव नंबर देना, अच्छा बुरा दोनों को तौल के देना है। नहीं, ऐसा नहीं कि इस सब्जेक्ट में 50 दे दिए, उस सब्जेक्ट में 0 दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल बच्चा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, आप किसी सरकार को आप फेल कैसे कर सकते हैं? फेल होता तो फिर खत्म ही हो जाता ना। मतलब पास हो गया? हाँ, पास है, ठीक है। सर मतलब फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं है? नहीं, फर्स्ट डिवीजन तो कतई नहीं है, वायदों पे तो नहीं है, कतई नहीं है। 4-5 नंबर दे रहे हैं, मगर मोटा मोटी पे देखो। हर्षवर्धन जी, देखिए, जब आप नंबर की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार किस मुद्दे पर है? सिर्फ 2 मुद्दे, बाकी सब उसके इर्द गिर्द कहानी है, डेवलपमेंट और हिंदुत्व। मुझे लगता है कि इन दोनों ही मसले पर बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र एजेंडे में था लगभग पूरा किया। 10 में से 9 नंबर। विनोद जी, मैं तो नंबर देता ही नहीं, अब आज तो दे दीजिए, कोई चुनाव के नंबर थोड़ी है, सरकार थोड़ी बन रही है। शंकर जी की इस बात से सहमत हूँ कि इस पर अलग से चर्चा हो तो हर मुद्दे पर गुणदोष के आधार पर भी बात कही जाए, समझे। और मुझे लगता है हर सरकार के लिए कुछ न कुछ करने की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए कि अभी उसको बहुत कुछ करना है। तो इसको 5 साल देने चाहिए और काम करने के लिए। ये तो जब चुनाव आएगा तो जनता सोचेगी ना। मैं 10 साल तो हो ही गया। जाहिर है, कोई भी मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि 5 साल और दिया जाए, कुछ लोग सोचेंगे बदल दो। हाँ, तो दोनों तरह की चीजें होंगी। तो मुझे लगता है कि 4 ये जरूर है। मैं एक बात इसको अगर इस रूप में देखें कि जो वादे किए गए थे, मैं खाली 2 मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदुत्व और डेवलपमेंट। जब लोगों ने वोट दिया था, बहुत सारे लोगों ने दूसरे मुद्दों पर वोट दिया, खाली हिंदुत्व पर वोट नहीं। एक बहुत बड़ी आबादी नौजवानों की थी जिनको हिंदुत्व से कोई लेना देना रहे, जैसे अदिति कह रही थी, उनको एस्पिरेशन, आपका क्या कहते हैं, महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई से निजात, ये सारे मुद्दे भी थे जिनके तहत जो है वोट दिया गया था। तो उसके हिसाब से मैं 5 नंबर दूंगा। 5 नंबर देंगे, 50%। प्रवीण, योर टर्न। क्यों कुछ काम ऐसे उन्होंने किए हैं
जो पहले नहीं हुए थे, इसलिए मैं 370 राम मंदिर और इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन को लेकर जो काम किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नितिन गडकरी ने जो काम किए हैं, ये सारे चीज़ें मैं प्लस में मानता हूँ। जो रह गया उसमें मैं विनोद जी से इत्तेफाक रखता हूँ कि थोड़ा दिखाना ज़्यादा हो गया, शो ऑफ ज़्यादा हो गया है। मतलब हम योजनाएं बनाते हैं बट वो ज़मीन पर कितनी पहुंची हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर पर ये इनोवेशन स्टार्टअप, क्योंकि इस पर मैं काफ़ी काम करता रहा हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पर और काम की ज़रूरत है। और इससे महंगाई को बेरोज़गारी, हर सब्जेक्ट की बात कर लगे, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग की बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं अभी कुछ भी एक मार्क बोल दूंगा तो वो मार्क जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं नहीं मैं मार्क बोलूंगा, लेकिन मैं मार्क क्यों बोल रहा हूँ वो संक्षेप में बताना होगा। मुझे लगता है कि 7 मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अभी भी अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए हैं और उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के 9 साल नहीं एवरेज की जरूरत नहीं, सबकी अपनी अपनी राय लोकतंत्र में है। नहीं लोकतंत्र की बात है, मेरे नंबर की बात ही नहीं है यहाँ, मेरे नंबर की बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमको मानना पड़ेगा कि जो नई संसद है उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो पिछली के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लोकसभा बड़ी हो गई है, करीब 250 सीटें बढ़ सकती हैं, राज्यसभा में करीब 150 सीटें बढ़ने वाली हैं। और ये सब इसलिए भी ज़रूरी है कि अब जनसंख्या के हिसाब से डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होनी है और फिर नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी। तो हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले उस चुनाव के लिए ज़्यादा सांसद चुनकर आए और उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जब तैयारियां जो चल रही थी कई सालों से थी, और एक किसी पैनलिस्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि कई सरकारों के पास ये मौका था कि वो संसद को बना सकते थे और अपनी नाम पट्टिका लगा सकते थे, पर कईयों ने मौका चूक दिया। आज जो है वो स्थिति सबके सामने है। अब जनता को तय करना है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उनके कामकाज से वो कितने खुश हैं या वो खुश नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 साल बाकी है, देश ऑलरेडी चुनाव के मूड में आ चुका है। तो खबरों के खिलाड़ी के इस अंक को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी पैनलिस्ट, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और हमारे वीडियोस को आगे लोगों के पास भेजते रहिए ताकि और सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।